मैंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी के इकलौता बेटा होने की अपनी पहचान छुपाए रखी और एक अमीर हैरिस के साथ सच्चा प्यार किया। जब मैं उसे अपनी पहचान बताने ही वाला था, तभी मैंने उसके करीबी दोस्तों के ग्रुप को मेरे सामने एक गैर मुल्की जबान में बात करते हुए सुन लिया। तुम अरेंज्ड मैरिज के लिए घर वापस जाने वाली हो, तो इस छोटे से बॉयफ्रेंड का क्या जो तुम्हारे साथ है? क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? युवान श्वैंग ने आहिस्ता से अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को घुमाया। हमारा ब्रेकअप नहीं हो रहा। मैं उसे वाकई पसंद करती हूं, लेकिन उसकी फैमिली बहुत गरीब है। वो प्रेजेंटेबल नहीं है। अरेंज्ड मैरिज सिर्फ मेरी फैमिली को खुश करने के लिए है। वो मेरा सच्चा प्यार है। जब वक्त आएगा तो मैं उसे छुपा लूंगी। उसे साइड में रखना ठीक रहेगा। उन्होंने इतनी खुलकर बात की, बिना किसी रुकावट के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि मेरी फैमिली गरीब है और मुझे वो गैर मुल्की जबान समझ नहीं आती। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं असलियत में उसे समझता था। तो पता चला कि जब वो मुझसे हमेशा के प्यार के वादे कर रही थी, वो पहले ही अपनी फैमिली की अरेंज्ड मैरिज कबूल कर चुकी थी। मैंने रेस्टरूम जाने का बहाना बनाया। बाहर निकलते ही मैंने फौरन घर फोन किया। मॉम, डैड, मैंने सोच लिया है। मैं घर वापस आने और फैमिली फॉर्चून इनहेरिट करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर कि उनका बेटा आखिरकार मान गया, दूसरी तरफ मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए। मेरी उस गर्लफ्रेंड को याद करते हुए जिसके साथ मैं अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ वापस आ रही है? वो नहीं आएगी। मैं उससे ब्रेकअप करने का सोच रहा हूं। मेरी आवाज अनजाने में थोड़ी धीमी हो गई। एक हफ्ते में यहां सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। कुछ और बातों के बाद मैंने फोन रख दिया। मैंने अपना फोन रखा और प्राइवेट रूम में वापस चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो कमरे का शोर अचानक एक पल के लिए रुक गया, लेकिन मैंने ऐसे दिखावा किया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैं सीधा युवान श्वैंग के पास गया और बैठ गया। उसने अपनी तवज्जो बातों से हटाई और मेरी तरफ देखा, जो खामोशी से उसके पास बैठा था। गू जिंगहे, इस कॉल में इतनी देर कैसे लग गई? इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता, मुझे एक और आवाज ने रोक दिया। यहां एक भी फॉरेनर नहीं था, लेकिन उस शख्स ने गैर मुल्की जबान में बात की। सिस्टर वन श्वैंग, तुम और जैंग वुबाई कब शादी करने का सोच रहे हो? ये सुनकर ग्लास पकड़े हुए मेरे हाथ थोड़े सख्त हो गए, लेकिन युवान श्वैंग के चेहरे पर वही इंडिफरेंट एक्सप्रेशन था। मेरी तरफ एक नजर देखने के बाद उसने गैर मुल्की जबान में जवाब दिया, फैमिली ने आधे महीने बाद की डेट रखी है। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई एक साथ मेरी तरफ देखने लगा। एक करीबी दोस्त ने तजस्सुस के साथ पूछा, अगर तुम जैंग वुबाई से शादी करोगी तो गू जिंगहे का क्या होगा? क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? युवान श्वैंग ने अपना सर हिलाया। उसने बात जारी रखने से पहले वाइन की एक सिप ली। मैरिज सिर्फ मेरी फैमिली को खुश करने के लिए है। जिसे मैं पसंद करती हूं वो सिर्फ गू जिंगहे है। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई। सबकी मजाकिया बातें लगातार गूंजने लगी। सिस्टर वन श्वैंग, तुम अभी भी इतने बड़े स्टेटस के फर्क के साथ ये प्योर लव गेम क्यों खेल रही हो? क्या तुम वाकई उसके लिए सीरियस हो? उसने मेरी तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया। उसकी आंखों में नरमी और प्यार इतना ज्यादा था कि जैसे सब पिघल जाएगा। बिना एक लफ्ज कहे उसने सवाल का बेहतरीन जवाब दे दिया। किसी ने उसके प्यार में डूबे हुए अंदाज को देखा और तारीफ में अपनी जबान दबाई। लगता है ये रियल लव है। मगर फिर भी क्या उसे वाकई गैर मुल्की जबान समझ नहीं आती? वो शख्स सिर्फ आमतौर पर पूछ रहा था। किसे पता था कि जब बाकी लोग उसके सवाल को सुनेंगे, वो सब हंसने लगे। गू जिंगहे गरीब है, उसके पास दूसरी लैंग्वेज सीखने के पैसे कहां से आएंगे? फिक्र मत करो, उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। सबकी मॉकिंग लाफ्टर मेरे कानों में गूंज रही थी। किसी ने गौर नहीं किया कि उनके बराबर में मेरी सांसें थोड़ी उखड़ी हुई हो गई थी। वाइन ग्लास को जोर से पकड़ने की वजह से मेरे नकल सफेद हो चुके थे। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं असलियत में गैर मुल्की जबान समझता था। आखिरकार मैं कोई बिना पैसों वाला गरीब बच्चा नहीं था। मैं दुनिया के सबसे अमीर फैमिली का इकलौता बेटा था। हम 5 साल से साथ थे और युवान श्वैंग मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहती थी। सिर्फ एक बात थी कि उसने कभी मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया था। पहले मुझे लगा कि वो हमारे स्टेटस की फर्क की वजह से परेशान थी। आखिरकार यही फैमिली हायन में एक मशहूर और प्रेस्टीजियस फैमिली थी। इसलिए मैंने पहले ही उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का प्लान बना लिया था। मैं सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूं। मैं बस हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्टिव विंग्स में नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने और तजुर्बा हासिल करने के लिए बाहर निकलने का फैसला किया। मगर टाइमिंग का कोइंसिडेंस तो देखो। 3 दिन पहले मैंने उसके स्टडी में एक रेड वेडिंग इनविटेशन देखा। ग्रूम जैंग फैमिली का यंग मास्टर था और ब्राइड युवान श्वैंग थी। पता चला कि जब मैं और वो एक दूसरे के इश्क में पागल थे, वो पहले ही अपने फैमिली की अरेंज्ड मैरिज मान चुकी थी। पता चला कि वो मुझे बहला रही थी, मुझे अपना हस्बैंड कह रही थी, जबकि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करने में बिजी थी जिसकी सोशल स्टैंडिंग बराबर थी और जिसे उसकी फैमिली ने हस्बैंड के तौर पर माना था। उस पल मुझे अचानक महसूस हुआ कि अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब से मैं शादी करूंगा और अपने फैमिली का बिजनेस इनहेरिट करूंगा। हम दोनों के सामने ब्राइट फ्यूचर है।
ड्रिंक्स के 3 राउंड्स के बाद सब ने बातें करते हुए अच्छा वक्त गुजारा। आसमान अंधेरा हो रहा था, इसलिए पार्टी खत्म हुई और सब निकलने की तैयारी करने लगे। मैं सबके पीछे प्राइवेट रूम से बाहर निकला। सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद मैंने पीछे से एक अनजान आवाज सुनी, यंग मास्टर गू। मैं रुका और पीछे मुड़ा। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो शख्स मुझे बुला रहा था वो एक पुराना बिजनेस पार्टनर था जो हमेशा मेरे फादर से कोलैबोरेशन के लिए भीख मांगता था। मैं अंदर ही अंदर ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सका। मैं अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहता था। मैं मामले को संभालने का कोई रास्ता सोच रहा था। युआन श्वैंग के पीछे चलती हुई ये गर्लफ्रेंड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक हिकारत भरी हंसी हंसी। कैसा यंग मास्टर? शिंग हे ने जो कपड़े पहने हैं, क्या उनकी कीमत 300 युआन से ज्यादा भी है? वो भला कैसे एक यंग मास्टर हो सकता है? कितना बड़ा मजाक है। इन अल्फाज ने फौरन मजाक उड़ाने वाली हंसी का सिलसिला शुरू कर दिया। वो कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोल रहे थे। मैंने उनका मजाक साफ सुना, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। इसके उलट युआन श्वैंग को गुस्सा आ गया। उसने उस शख्स को एक ठंडी वार्निंग वाली नजर से देखा। वो शख्स थोड़ा डरता हुआ रुक गया और फिर इतनी लापरवाही से नहीं हंसा। दूसरे लोग भी वार्निंग वाली नजर मिलने के बाद धीरे धीरे खामोश हो गए। उनकी आवाजें धीमी हो गईं। वो शख्स पीछे नहीं आया। मैं युआन श्वैंग के पीछे चला। घर के रास्ते में हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। जब हम घर पहुंचे, उसने अपने शूज चेंज किए और फिर अचानक बोली, मैं तुम्हें अब ऐसी गैदरिंग्स में नहीं ले जाऊंगी। मेरा एक्सप्रेशन काम रहा। अगरचे मुझे इनडायरेक्टली उसके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स से निकाला जा रहा था, पर मुझमें कोई तब्दीली नहीं आई। मैंने बस अपना मुंह खोला और एक सवाल पूछा, क्या इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एम्बैरेस कर रहा हूं? वो हंसी और मुझे हक करने वाली थी, लेकिन मैं हट गया। उसके पास एक्सप्लेन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन हमारी स्टेटसेस अलग हैं। कभी ना कभी हमें इस सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें एक अरेंज्ड मैरिज के लिए मजबूर नहीं कर रही? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन में गिल्ट का एक इशारा ढूंढने की कोशिश की, मगर अलायंस लव्स सुनने के बाद भी युआन श्वैंग का एक्सप्रेशन सिर्फ एक पल के लिए सख्त हुआ। वो जल्दी ही नॉर्मल हो गया। शिंग हे, तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि जिस शख्स से मैं प्यार करती हूं वो तुम हो। इतना काफी है। रही बात दूसरे मामलात की, तो मैं उन्हें सॉल्व करने का कोई रास्ता निकाल लूंगी। अगर मैंने गौर से ना देखा होता तो मुझे सच में उसमें कुछ भी अनयूजुअल नजर ना आता। बोलने के बाद युआन श्वैंग बाथरूम में अपना चेहरा धोने चली गई। उसे जाते हुए देखकर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सोचे बिना ना रह सका। तुम्हारा सो कॉल्ड सोल्यूशन, क्या ये अपनी फैमिली की बात मानना है? एक शख्स से शादी करो और दूसरे को साइड पर रखो। ज्यादा दूर नहीं, बेड साइड टेबल से एक मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज आई। वो युआन श्वैंग का फोन था। उसने कभी अपना पासवर्ड मुझसे नहीं छुपाया था। मैंने आसानी से उसका फोन अनलॉक किया और मैसेजेस देखने गया। वो जियांग वू की तरफ से था। युआन श्वैंग, हमें कल दोनों पेरेंट्स से मिलना है। अगर तुम आज रात यहां नहीं रुकती तो क्या एल्डर्स को पता चल जाएगा कि हम फेक मैरिज कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि जिसे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन कम से कम इन कुछ दिनों के लिए क्या तुम मेरी इज्जत रख सकती हो? अगरचे उसके अल्फाज आजिजी भरे लग रहे थे, मैं उसके इरादे समझ सकता था। पहले उसने पेरेंट्स का बहाना बनाया ताकि वो उसके साथ रहने की भीख मांगे, और बाद में क्या होगा? वो बस स्टेप बाय स्टेप इसी बहाने का इस्तेमाल करता रहेगा और ज्यादा डिमांडिंग होता जाएगा। मगर अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं पहले ही जाने का फैसला कर चुका था। ये सोचते हुए मैंने मैसेज को अनरेड मार्क किया और फोन वापस वहीं रख दिया जहां वो था। थोड़ी देर बाद युआन श्वैंग चेहरा धोकर बाहर आई। उसने लापरवाही से अपना फोन उठाया देखने के लिए। अगले ही सेकंड उसने माजरत भरी नजर से मेरी तरफ देखा। शिंग हे, कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया है और मुझे जाना होगा। मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। वो जल्दी में निकल गई, मेरे रिएक्शन का इंतजार किए बिना। ना ही उसने ये नोटिस किया कि मैं हमेशा उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता था और उससे शिकायत करता था, इस उम्मीद में कि वो मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजार सके। मगर इस बार मैंने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उसे दूर और दूर जाते हुए देखता रहा। डिंग। युआन श्वैंग के जाने के थोड़ी देर बाद मेरे फोन पर भी एक मैसेज आया। अगर मैं बस एक बार कह दूं तो युआन श्वैंग फिर भी मेरे पास आएगी। हम कल दोनों पेरेंट्स से मिल रहे हैं।
एक बार हमारी सच में शादी हो गई तो तुम क्या चीज होगे? एक ऐसा लवर जो रोशनी में नजर नहीं आ सकता। जियांग वू के अल्फाज सख्त थे। लेकिन जिस बात ने मुझे ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि ये नाइफ जो कोई और मुझे चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो उन्हें उस गर्लफ्रेंड ने खुद थमाया था जिसके साथ मैंने सोचा था कि मैं पूरी जिंदगी गुजारूंगा। युआन शुआन को शायद ये नहीं मालूम था कि अगर मुझे वो इन्विटेशन ना भी मिलता तो भी ये बात कि वो किसी और से शादी कर रही है मुझसे ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती थी, क्योंकि जिस दिन मुझे इन्विटेशन मिला उसके अगले ही दिन जियांग वुबाई ने मुझे फ्रेंड के तौर पर ऐड कर लिया था और पिछले कुछ दिनों से वो मुसलसल मुझे हर तरह की प्रोवोकेटिव फोटोज भेज रहा था। वहां युआन जियांग वुबाई के साथ वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने की फोटोज थीं, वहां उनकी साथ में डायमंड रिंग्स चूज करने की फोटोज थीं, वहां उनकी साथ में वेडिंग वेन्यूज देखने की फोटोज थीं। एक के बाद एक फोटो। उन्होंने उस सारी मोहब्बत को पूरी तरह खत्म कर दिया था जो मेरे दिल में युआन शुआन के लिए थी। उस रात युआन शुआन घर नहीं आई। मैंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अगले दिन उठने के बाद मैं सीधा कंपनी गया रिजाइन करने के लिए। मैंने उसी दिन रेजिग्नेशन प्रोसीजर्स मुकम्मल कर लिए। लंच ब्रेक के दौरान मैं और मेरे कोलीग्स ने नीचे खाना खाया। ये सुनने के बाद कि मैंने रिजाइन कर दिया है, एक कोलीग जिसके मैं ज्यादा करीब था वो मजाक किए बिना ना रह सका। आजकल मैं ऐसी वीडियोस देख रहा हूं उन कोलीग्स के बारे में जो अचानक अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं ताकि घर जाकर फैमिली बिजनेस इनहेरिट कर सकें। शिंगे, तुम इतने यकीन के साथ छोड़ रहे हो, तुम भी तो घर जाकर फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने नहीं वाले ना? मेरा कोलीग सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने हल्के से सर हिलाया। सही कहा, मैं अभी वापस जाकर फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने वाला हूं। सब एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने इसे सिर्फ एक मजाक समझा और कोई तवज्जो नहीं दी। मैं मुस्कुराया और मजीद वजाहत नहीं की। लंच के बाद मैंने अपना सामान एक बॉक्स में पैक किया और बॉक्स उठाकर घर ले गया। जब मैं वापस पहुंचा तो युआन शुआन घर पर ही थी। मुझे बॉक्स के साथ वापस आता देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। तुमने जॉब छोड़ दी? मैंने सर हिलाया। मैं बॉक्स बेडरूम की तरफ ले गया, लेकिन उसकी चिनवटें गहरी हो गईं। उसने मुझे रोकने के लिए आवाज दी। क्या तुम्हें ये जॉब सच में पसंद नहीं थी? तुमने अचानक क्यों छोड़ दी? मैंने अपने कदम रोक लिए। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसा काम है जो मैं अब ज्यादा करना चाहता हूं। मुझे ये कहते सुनकर युआन ने मजीद सवाल नहीं किए। उसने सिर्फ कहा, अगर काम बहुत थका देने वाला हो तो बस वापस आ जाना। तुम्हें रोजाना इतना थका हुआ देखकर मेरा दिल दुखता है। शिंगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूं। मैंने सर हिलाया और एक एक लफ्ज बोलकर कहा, मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूं। युआन शुआन दंग रह गई। तुम्हारा क्या मतलब है, डिपेंडेंट? मैं मजीद नहीं सुनना चाहता था। मैंने बात काटने के लिए मुंह खोला। तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? क्या तुम कंपनी नहीं जा रही? आजकल काम बहुत ज्यादा है, मेरे पास आज तुम्हारे साथ रहने का वक्त नहीं था। मैंने सोचा कि बात करने के बाद तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगी। उसके तेवर ढीले पड़ गए। वो एक बार फिर मेरी फर्माबरदार गर्लफ्रेंड बन गई। तुम क्या करना चाहते हो? वेस्टर्न फूड खाएं या मूवी देखें? आज तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। अगर पुराने मैंने ये अल्फाज सुने होते तो शायद मैं इस वक्त बहुत मुतासिर होता। आखिरकार मुझे मालूम था कि वो वाइब ग्रुप की वारिस थी। जितना काम उसे रोजाना संभालना पड़ता था वो सच में बहुत ज्यादा था। इसलिए जो चीजें मैं करना चाहता था उन्हें करने के लिए उसकी वक्त निकालने की चाहत कम अज कम ये साबित कर सकती थी कि उसके दिल में मेरा बहुत बड़ा मकाम था। लेकिन अब जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं सोचे बिना ना रह सका कि क्या सच में काम बहुत ज्यादा है या फिर वेडिंग की तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। उसने आखिर ये कैसे किया कि एक तरफ वो दूसरे मर्द के साथ वेडिंग की तैयारियां कर रही थी और साथ ही मुझे भी बहला रही थी ये कहकर कि मैं ही अकेला हूं जिससे वो मोहब्बत करती है। लेकिन आखिर में मैंने फिर भी उसके झूठ को बेनकाब नहीं किया। आखिरकार सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। जब वक्त आएगा तो मैं कुदरती तौर पर उसकी जिंदगी से बिना किसी निशान के गायब हो जाऊंगा। मैंने सर हिलाया और उसकी सजेशन को रद्द कर दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने आखिरकार कहा, घर साफ करने में मेरी मदद करो। विला में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है। युआन शुआन मान गई। उसने मेरे साथ सफाई करते हुए बहुत वक्त गुजारा। लेकिन जब हम सफाई के इख्तिताम कर पहुंचे तो उसे एहसास हुआ कि जो चीजें मैं निकाल रहा था वो सब मैचिंग आइटम्स थे जो हमने पहले खरीदे थे। वाटर कप से लेकर ज्वेलरी तक, कपड़ों से लेकर स्लीपर्स तक मैंने बिना सोचे समझे वो सब ट्रैश में फेंक दिए। जैसे जैसे मेरे फेंके हुए मैचिंग आइटम्स की तादाद बढ़ती गई उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी धीरे धीरे सख्त होती गई, जब तक कि आखिरी आइटम ट्रैश में नहीं फेंक दिया गया। उसके दिल की घबराहट अब छुपी नहीं रह सकती थी। शिंगे, क्या तुम्हें कुछ पता चल गया है? भला मुझे क्या पता हो सकता है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने अपनी आईब्रो उठाई, युआन शुआन की तरफ देखते हुए उसके सवाल को इग्नोर किया और अपना एक सवाल पूछा। वो दूसरी तरफ मुड़ी, मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने अब भी सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरा हाथ जोर से पकड़ा और कहा, जिंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बस ये याद रखने की जरूरत है कि जिससे मैं प्यार करती हूं वो तुम हो। मैं स्मॉक किया, मजीद कुछ नहीं कहा।
सफाई खत्म करने के बाद यीवॉन श्वांग अब भी मुझे डेट पर ले जाने की जिद कर रही थी। मुझे डर था कि उसे कुछ अजीब न लगे, इसलिए मैंने मना नहीं किया। वो मुझे डिनर और मूवी पर ले गई। गाड़ी आखिरकार एक ऑक्शन हाउस पर रुकी। जैसे ही हम अंदर दाखिल होने वाले थे, हमने एक आदमी को एक्सक्विजिट सूट पहने हुए हमारी तरफ आते देखा। उसके चेहरे पर अननेचुरलनेस की एक झलक दिखी। मैंने फौरन ये नोटिस किया। क्या हुआ, क्या तुमने किसी जानने वाले को देखा? जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, वो आदमी हमारे सामने रुका और मुस्कुराते हुए हमारा इस्तकबाल किया। यीवॉन श्वांग्स इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही वक्त पर आया। ही इज द सन ऑफ अ क्लोज फैमिली फ्रेंड, जांग वुबाई। ये कहने के बाद उसने मुझे इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ी देर रुकी। दिस इज माई बॉयफ्रेंड जिंगी। हमारे लिए उसके बिल्कुल डिफरेंट इंट्रोडक्शन सुनकर जांग वू बेस फेस की मुस्कुराहट वहीं जम गई। एक लम्हे बाद उसने फिर भी मैनेज टू फोर्स अ स्माइल और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने बहुत पहले से सुना था कि यीवॉन श्वांग्स बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। आज तुमसे मिलकर लगा कि तुम वाकई अपनी रेपुटेशन के मुताबिक हो। जब वो बात कर रहे थे, गर्लफ्रेंड्स का ग्रुप जो उस दिन मेरे सामने फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रही थी और मेरा मॉक कर रही थी, वो भी पास आ गई। मेरी नज़र से बचकर उन्होंने यीवॉन श्वांग को विंक किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये एनकाउंटर कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उन्होंने इंटेंशनली जांग वुबे को यहां लाया था। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन इस सिचुएशन में अगर मैंने अचानक अपना टेम्पर खोया तो बात समझाना और मुश्किल हो जाता। इन सर्कमस्टांसेस में मैं सिर्फ अपना सारा गुस्सा सप्रेस कर सकता था। ऑक्शन में जांग वू बेस सीट बिल्कुल यीवॉन श्वांग के साथ थी। अपने प्रोवोकेटिव टेक्स्ट्स के बरक्स इन पर्सन वो नॉलेजेबल और वेल स्पोकन था। ये जानते हुए कि यीवॉन श्वांग को पोर्सलिन में इंटरेस्ट है, उसने अपनी कॉन्वर्सेशन इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रखी। यीवॉन श्वांग भी शुरुआती रेजिस्टेंस के बाद ग्रेजुअली उसकी तरफ झुकने लगी, जब तक मैंने खांसी नहीं की। तब जाकर यीवॉन श्वांग को याद आया कि वो मुझे इग्नोर कर रही थी। उसने फौरन नरम आवाज में कहा, आर यू बोर्ड? जिंघे, मुझे पता है तुम्हें इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम उस पर सीधा बिड लगा सकते हो। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि हमारे पीछे बैठी गर्लफ्रेंड्स के ग्रुप की विस्पर्स दोबारा शुरू हो गईं। अगरचे उन्होंने अपनी आवाज नीची रखने की कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ एक रो पीछे थे, मैं उन्हें क्रिस्टल क्लियर सुन सकता था। सिस्टर यीवॉन श्वांग वाकई इसकी इज्जत बचाना जानती है। अगर इसका इंटरेस्ट हो भी तो क्या, इसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे डर है कि इसे पैडल उठाना भी नहीं आता होगा। सही कहा, एक अपर क्लास ऑक्शन, ये यकीनन इसका फर्स्ट टाइम होगा। उनमें से कई ने मेरी तरफ डिस्डेन से देखते हुए कहा। वो इसे विस्परिंग कह रही थी, लेकिन मुझे लगा वो इंटेंशनली ये मुझे सुनाने के लिए कह रही थी। मैंने कोई बहस नहीं की। आखिरकार अगली बार जब हम मिलेंगे तो उन्हें मेरे सामने रिस्पेक्टफुली खड़ा होना पड़ेगा और मुझे यंग मास्टर गू कहकर पुकारना होगा। इस पॉइंट पर प्रीवियस आइटम बिक चुकी थी और नेक्स्ट आइटम सामने लाई गई। ये एक जेड स्कल्पचर था जिसका नाम पाइन एंड क्रेन लॉन्जिविटी था। क्वालिटी सुपर्ब थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि ऑक्शनियर के इंट्रोडक्शन ने क्लेम किया कि ये जैन शैंग का काम है, जो जेड कार्विंग के ग्रैंड मास्टर हैं। जैसे ही उसने ये इंट्रोडक्शन सुना, जांग वू फौरन एक्साइटेड हो गया। उसने अपने हाथ में बिडिंग पैडल उठाया। यीवॉन श्वांग, ये पीस हाईली कलेक्टेबल है। ग्रैंडमा की बर्थडे परसों है, ये उनके लिए परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट होगा। जब मैंने जैन शैंग का नाम सुना, मैंने सबकॉन्शियसली स्टेज पर रखी आइटम की तरफ देखा। बस एक नजर देखा और अपनी नजरें हटा ली। मेरी पुरसुकून आवाज, जिसमें कोई रिपल ऑफ इमोशन नहीं था, जांग वू बे के सर पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थी। दिस वन इज अ फेक। जांग वू बे ने डिसबिलीफ से मेरी तरफ देखा। वो पूछने ही वाला था कि मुझ जैसे कंट्री बम्पकिन को क्या पता होगा, लेकिन यीवॉन श्वांग को अपने साथ बैठा देखकर उसने अपना गुस्सा सप्रेस किया और हंसते हुए कहा, मिस्टर गू ने ये कैसे पता लगाया? क्योंकि असली वाला पहले ही यंग मास्टर गू, जो रिचेस्ट मैन का बेटा है, उसने अपनी दादी को दे दिया है। दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही है। असली उनके घर पर है, इसलिए स्टेज पर जो है वो डेफिनेटली एक फेक है। मैं बस एक काइंड रिमाइंडर दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, जांग वू बे अचानक जोर से हंसने लगा। यहां तक कि हमारे पीछे बैठी यीवॉन श्वांग्स की गर्लफ्रेंड्स का ग्रुप भी बिना रुके मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो प्रिटेंड मत करो। हाउ एम्बैरेसिंग। सही कहा, रिचेस्ट मैन के बेटे ने दिया है। क्या तुम बेड के नीचे छुपकर अपनी आंखों से देख रहे थे? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा लास्ट नेम भी गू है, ये मत सोचना कि तुम बड़ाई यंग मास्टर गू से कोई रिश्ता जता सकते हो। लोगों के मजाक उड़ाने की हंसी और तेज हो गई। आखिर में वो युआन श्वांग ही थी जिसने ठंडे चेहरे के साथ उनका मजाक रोका। उसने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ थामा। गोशिंग है, मुझे पता है तुम आजकल अप्रेजल पर कुछ किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन अप्रेजल स्किल्स सिर्फ किताबों से बेहतर नहीं हो सकती। जियांग वू बाई बचपन से ही ऑक्शन हाउसेज आता जाता रहा है और जेड कार्विंग के बारे में बहुत कुछ जानता है। कुदरती तौर पर वो तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता है। उसने कुछ ज्यादा सख्त नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से साफ जाहिर था कि वो समझ रही थी कि मैं फजूल बकवास कर रहा हूं।
मैं हल्का सा हंसा और कुछ नहीं बोला। आखिर में जियांग वू बाई ने पूरे 100 मिलियन खर्च किए ताकि वो जेड स्टैचू भारी कीमत पर जीत सके। जब वो अपना कार्ड स्वाइप करने गईं, उस लम्हे को देखते हुए मैं मुस्कुराया। मैं सोच रहा हूं कि ये फैमिली की बूढ़ी खातून को ये जानकर कैसा लगेगा। उसने उनके लिए एक फेक जेड स्टैचू खरीदने पर 100 मिलियन खर्च कर दिए। वो क्या सोचेंगी? मैंने उसे नहीं रोका और ना ही इस पर कोई ध्यान दिया। मैं उठा और रेस्टरूम चला गया। जैसे ही मैंने हाथ धोना खत्म किया, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, गोशिंग है। मुझे लगा था कि मैंने अपनी बात साफ कर दी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेशर्म होगे कि जाओगे ही नहीं। क्या तुम वाकई थर्ड व्हील बनना चाहते हो? उसकी आवाज सख्त और नागवार थी, बिल्कुल उस मैच्योर, एलिगेंट और अमीर यंग मास्टर से अलग जो वो थोड़ी देर पहले था। मैंने बेरुखी से अपनी आंखें उठाईं और उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। मिस्टर जियांग, उम्मीद है आप ये साफ तौर पर समझते होंगे, मैं 5 साल तक उसके साथ था। थर्ड व्हील का टाइटल मुझ पर नहीं जचता, है ना? ये कहकर मैंने उसके पास से गुजर कर जाने का इरादा किया, लेकिन उसने बात खत्म नहीं की और एक ठंडी हंसी के साथ मेरा मजाक उड़ाना जारी रखा। सही है, 5 साल साथ रहे और फिर भी उसने तुमसे शादी नहीं की। क्या कभी सोचा है क्यों? मैं जियांग फैमिली का एयर हूं, वो ये ग्रुप की एरेस है। मैं और वो सोशल स्टेटस में एक परफेक्ट मैच है, और तुम्हारे घर में एक बाप और एक बीमार माँ है। इतने टूटे फूटे फैमिली बैकग्राउंड के साथ जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम उसके काबिल कैसे हो सकते हो? मेरे कदम लड़खड़ा गए। ये फैमिली बैकग्राउंड तो सिर्फ कुछ ऐसा था जो मैंने खुद बनाया था, लेकिन मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि युआन शुआंग ये सब जियांग वू बाई को बता देगी। मैं खुद पर तंज करते हुए हंसे बिना न रह सका। अगर मेरा वाकई ऐसा बैकग्राउंड होता तो क्या ऐसा होता कि जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड कहती थी, जिससे वो प्यार करने का दावा करती थी, उसने दूसरे मर्द को मुझे तकलीफ देने के लिए दूसरा चाकू दे दिया? वाकई नाकाबिल। मेरे दिल में दर्द हुआ और मैं जियांग वू बाई को देखने के लिए पीछे मुड़ा। मेरे दिल में दबी हुई कोफ्त अचानक खत्म हो गई। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत मुबारक। ये कहकर मैं फिर से वहां से जाने लगा। मैं अभी बाहर ज्यादा देर नहीं रुका था कि मेरा फोन बजा। मेरी माँ की कॉल थी। गुशिंग है, जल्दी घर आ जाओ। फैमिली में हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है और हमने तुम्हारे लिए ढेरों गिफ्ट्स तैयार किए हैं। माँ ने तुम्हारे लिए बाहर के मुल्क में एक पुराना कासल खरीदा है। तुम्हारी आंट ने तुम्हारे लिए एक डायमंड वॉच खरीदी है। सुना है कि इसे कभी इंग्लैंड के बादशाह ने पहना था। तुम्हारे अंकल ने भी तुम्हारे लिए सुपर कार्स का एक काफिला तैयार किया है। मदर गू को फैमिली और मेरी वापसी के लिए तैयार किए गए गिफ्ट्स के बारे में सुनते हुए मेरा चेहरा मायूसी से भर गया। मैं घर फैमिली फॉर्च्यून इनहेरिट करने आ रहा हूं, दिवालिया निकालने नहीं। जैसे ही मैंने बात खत्म की, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कैसा फैमिली फॉर्च्यून इनहेरिटेंस? मैं सुन्न हो गया और फौरन फोन काट दिया, लेकिन मैं दिल ही दिल में आह भरे बिना न रह सका। ये सब लोग ऐसे क्यों हैं? इन्हें लोगों के पीछे खड़े होकर अचानक बोलने का बहुत शौक है। मैंने सर घुमाकर देखा तो युआन शुआंग खड़ी थी, जिसके चेहरे के तासुरात कुछ अच्छे नहीं थे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने आखिरकार एक सफाई दी, कुछ नहीं, बस एक पुराने कॉलीग ने पूछा कि जॉब छोड़ने के बाद मेरा क्या इरादा है, तो मैंने उनसे मजाक किया कि मैं घर फैमिली फॉर्च्यून इनहेरिट करने जा रहा हूं। युआन शुआंग ने तेवरी चढ़ाई। वो साफ तौर पर इस तरह के मजाक करने वाला शख्स नहीं है। उसे अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलने वाली थी, मैं पहले ही कुछ कदम आगे बढ़ चुका था और उसे बुलाने के लिए सर घुमाया। क्या तुम नहीं चल रही? अभी कुछ कीमती ज्वेलरी दिखाए जाने बाकी हैं। ये अल्फाज सुनकर युआन शुआंग को लगा कि मैं कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहता हूं और उसने सर हिलाकर मेरा पीछा किया। ऑक्शन रूम में वापस आने के बाद युआन शुआंग ने अगली कई कीमती ज्वेलरी पीसेस भारी कीमत पर जीत ली। उन्हें पैक करवाने के बाद उसने वो मेरे हवाले कर दिए। मैंने अपने हाथ में मौजूद बॉक्स को देखा और धीमे से कहा, मैं ये चीजें इस्तेमाल नहीं करता। युआन शुआंग मुस्कुराई और मुझे गले लगा लिया। अब से इसकी आदत डाल लो। तुम्हें पैसे जाया होने से डरने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए ये खरीदूंगी। मेरे लब भड़क गए, लेकिन आखिर में मैंने अपनी बाकी बात नहीं कही। मैं करोड़ों की चीजें नहीं पहनता। मेरी ज्वेलरी कलेक्शन का हर पीस 100 मिलियन से ऊपर का है। ऑक्शन खत्म हो चुकी थी। हॉल में सब लोग एक एक करके जाने लगे। युआन शुआंग और हमारा ग्रुप भी ज्यादा देर नहीं रुका। सब अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आए थे, इसलिए हम सबको बस अपने अपने रास्ते निकलना था। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुई थी, जियांग वुबाई ने पैसेंजर साइड वाली खिड़की खटखटाई। गाड़ी का शीशा आहिस्ता से नीचे हुआ। वो बिल्कुल उस बुरे आदमी जैसा नहीं लग रहा था जो थोड़ी देर पहले रेस्टरूम में मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश आया था। वान शुआंग, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? युआन शुआंग ने माथे पर बल डाले जैसे ही वो इनकार करने वाली थी। वो फिर बोला,
अंकल और आंटी ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने को कहा था, तुम भूली तो नहीं, है ना? यी वान श्वांग का चेहरा किसी वजह से उतर गया, लेकिन आखिरकार वो मान गई। उसे सीधा सर हिलाते देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई, और फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन मुझे कार से खो जाती है, अगर मैं पीछे नहीं बैठ सकता तो मैं क्या करूं? यी वान श्वांग ने मेरी तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मैं पहले ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था और सीधा बैक सीट की तरफ चला गया। मेरी रफ्तार तेज और फैसलाकुन थी। यी वान श्वांग को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और मैं पहले ही बैक सीट पर बैठ चुका था। उसके अल्फाज उसके गले में ही अटक गए, जिससे माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया। वो हिचकिचाई, कुछ बोलना चाहती थी, ये कहना चाहती थी कि ये सिर्फ एक सीट है और मुझे इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर से बैक सीट की तरफ देखा, मैं पहले ही आंखें बंद करके आराम करने का बहाना कर रहा था। उसी वक्त जियांग वुबाई भी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और मुझे पीछे आंखें बंद किए आराम करते देखकर उसके होंठों पर एक मगरूर मुस्कुराहट आ गई। गो सिंघे, तो क्या हुआ अगर वो अभी भी तुम्हें पसंद करती है? आखिर में जो मैं चाहता हूं, क्या वो मेरे हाथों में नहीं आएगा? उसका दिल जीतना बस वक्त की बात है। ये सोचते हुए जियांग वुबाई का मूड अचानक अच्छा हो गया जब उसने यी वान श्वांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में नरमाहट थी। क्या मिस्टर गू थक गए हैं? फिर उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। शायद मेरे अजीब रवैये को नोटिस करते हुए यी वान श्वांग ने भी जियांग वुबाई से ज्यादा बात नहीं की। उसने बस सर हिलाया और खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। जब मेरी दोबारा आंख खुली, गाड़ी यी फैमिली विला पर रुकी हुई थी। जियांग वुबाई गाड़ी से कब का जा चुका था। यी वान श्वांग ने मेरे चेहरे को छुआ। तुम जाग गए? मैंने देखा तुम इतनी गहरी नींद में थे कि मेरा तुम्हें जगाने का दिल नहीं किया। मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा भारी था। मैंने सर हिलाया और यी वान श्वांग का इंतजार किए बगैर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं सीधा मेन गेट की तरफ चलने लगा। जब यी वान श्वांग गाड़ी से बाहर निकली, मैं पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुका था। वो मेरे पीछे भागी और दरवाजे पर मेरा रास्ता रोका। क्या तुम नाराज हो? जियांग वुबाई सच में बस एक पुराने फैमिली फ्रेंड का बेटा है, उसका बुरा मत मानो। मैं बस घुर्राया। यी वान श्वांग को लगा मैं अभी भी नाराज हूं। उसने मुझे पीछे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया और ना चाहते हुए मुझे मनाने की कोशिश की। वो सच में बस एक पुराने फैमिली फ्रेंड का बेटा है। डार्लिंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, तुम ये जानते हो। ये कहने के बाद वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उसे पीछे हटा दिया। उसके चेहरे पर हैरत देखकर मैं सीधा दरवाजे से अंदर चला गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पहले अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूं। ये कहकर मैंने दरवाजा सख्ती से बंद कर लिया। यी वान श्वांग के कमरे में आने का रास्ता पूरी तरह खत्म कर दिया। अगली सुबह पहली मंजिल के डाइनिंग रूम में मैं यी वान श्वांग के साथ नाश्ता कर रहा था कि अचानक मेरे पास रखा फोन बजने लगा। ये एक टाइमर अलार्म था जो मैंने पहले सेट किया था। नोट पर लिखा था, मीट द पेरेंट्स डे। यी वान श्वांग ने भी वो अल्फाज देख लिए। मैंने पहले उसे अपनी असली आइडेंटिटी बताने का सोचा था, इसलिए उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए घर आने को कहा था और वो मान गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं इस मुलाकात को कैंसिल करने का कोई तरीका सोच रहा था, तभी अगले ही सेकंड उसका फोन भी बजा। ये जियांग वुबाई की कॉल थी। मुझे नहीं पता दूसरी तरफ से उसने क्या कहा, लेकिन जब वो वापस मेरी तरफ आई तो उसके चेहरे के तावीर थोड़े बदले हुए थे। उसने माफी मांगते हुए मिलने से इनकार कर दिया। सिंघे, अचानक कुछ काम निकल आया है। क्या मैं अगली बार तुम्हारे साथ अंकल और आंटी से मिलने चल सकती हूँ? शायद उसे लगा था कि मैं कोई तमाशा करूंगा या नाराज हो जाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि मैंने बस सुकून से सर हिला दिया। वैसे भी मुझे भी आज कुछ काम है। यी वान श्वांग के जाने की थोड़ी देर बाद मैं भी शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गया, ताकि उन दोस्तों के लिए गिफ्ट्स तैयार कर सकूं जिनसे मैं मिलने वाला था, हर एक के लिए एक। जब मैं मीटिंग प्लेस पर पहुंचा, सबने अपने गिफ्ट्स खोले। जब उन्होंने देखा कि हर बॉक्स में एक बिल्कुल नया डिजाइनर आइटम है, उन्होंने फौरन हैरत से कहा, तंगी, तुमने ये सब कहां से लिया? ये बिल्कुल रियल लग रहा है। ये सब रियल है। उन्हें ये सब इतना पसंद करते और हाथ से ना छोड़ते देखकर मेरी जोर से हंसी निकल गई। एक्सप्लेन करने के बाद मैंने देखा कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दी। असल में जो मैंने पहले तुम लोगों को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि मेरे पेरेंट्स बहुत बीमार हैं, वो सब फेक था। मेरी रियल आइडेंटिटी रिचेस्ट मैन का इकलौता बेटा होना है। इस बार तुम सबको गुड बाय कहने की वजह यह है कि मुझे फैमिली फॉर्च्यून इनहेरिट करने के लिए घर वापस जाना है। मेरी ये बात सुनकर पूरा ग्रुप पहले सुन रह गया, फिर हैरान हुआ और आखिर में निहायत खुश हो गया और मुसलसल चिल्लाने लगे कि एक यंग मास्टर उनके बिल्कुल पास था। उनकी चीखों ने रेस्टोरेंट की छत ही फाड़ दी थी। चीरिंग के बाद किसी को यी वैन श्वांग की याद आई और फौरन पूछा, लेकिन अगर तुम वापस चले गए तो यी वैन श्वांग का क्या होगा? क्या उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी अभी तक मालूम है? यी वैन श्वांग का जिक्र आते ही मेरे चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई। वो किसी और से शादी करने का प्लान कर रही है। ये कैसे मुमकिन है? ये बात सुनकर मेरे दोस्तों को यकीन नहीं आया।
हमारी नजरों में वो अमीरों में एक रेयर और डीपली डिवोटेड पर्सन है। सही कहा, सही कहा। 3 साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हें नाइट ब्लूमिंग सीरियस पसंद है, तो उसने सिर्फ तुम्हारी एक स्माइल के लिए बहुत सारी रकम खर्च करके दुनिया के सारे नाइट ब्लूमिंग सीरियस खरीद लिए थे। 2 साल पहले तुम्हें फ्लू हुआ था, उसने एक 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया ताकि वो अब्रॉड से वापस आकर खुद तुम्हारा ख्याल रख सके। पूरी रात उसने अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत तक नहीं की। और 1 साल पहले जिस कार में तुम दोनों थे उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक असल में तुम्हारी तरफ आ रहा था। तुम्हें बचाने के लिए उसने जोर से कार मोड़ी थी। आखिर में तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी 3 पसलियां टूट गई थीं और वो 3 महीने तक हॉस्पिटल बेड कर थी, तकरीबन होश में ही नहीं आ रही थी। अब वो शादी कर रही है, ग्रूम तुम कैसे नहीं हो सकते? अपने दोस्तों से गुजरे हुए वाकयात सुनकर मुझे अभी भी अंदर से बहुत इमोशनल फील हुआ। यी वैन श्वांग उस वक्त सच्चा इश्क करती थी, मुझे इस हद तक चाहती थी कि अपनी जान की परवाह तक नहीं करती थी। लेकिन अब मैंने अपना सर हिलाया और हल्का सा हंसा। वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसकी फैमिली को लगता है कि मेरा स्टेटस उसके लायक नहीं है। मुझे सच बोलने का मौका तक नहीं मिला। उससे पहले ही उसने वेडिंग इन्विटेशंस प्रिंट करवा लिए थे। उसकी बातों से लग रहा था कि वो शायद चाहती है कि शादी के बाद मैं उसका लवर बनकर रहूं। ये सुनकर मेरे भाइयों का गुस्सा फट पड़ा। क्या लवर? रिचेस्ट मैन के इकलौते बेटे को लवर बनाना? यूथ फैमिली जरूर पागल हो गई होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक वक्त आएगा जब उसे पछतावा होगा, लेकिन अगर उसे पता चला कि तुम चुप कर जा रहे हो और उसकी फैमिली को तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी का पता चला तो वो जरूर पागल हो जाएंगे। बिल्कुल तभी यी वैन श्वांग और जियांग वू बाहर से अंदर आए। उनकी बातें सुनकर उसने तेवरियां चढ़ाई। कौन सी ट्रू आइडेंटिटी? उन्हें एक साथ अंदर आते देखकर एक गुस्से से भरा दोस्त बोलने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उन दोनों की तरफ देखा जो अभी अंदर आए थे। मेरे एक्सप्रेशन कोल्ड थे। तुम दोनों यहां क्यों हो? मेरा सवाल सुनकर यी वैन श्वांग थोड़ा गिल्टी फील करने लगी। उसकी नजरें कतरा रही थीं। हमारी दोनों फैमिलीज की इत्तेफाक से एक कोलैबोरेशन है, इसलिए हमने मिलने और डिस्कस करने का प्लान किया था। उसका जवाब सुनकर मैं फिर हंसा। बेशक मुझे उनकी कोलैबोरेशन के बारे में पता था, एक मैरिज कोलैबोरेशन, क्योंकि उन्हें अपनी कोलैबोरेशन डिस्कस करनी थी। यी वैन श्वांग और जियांग वू उनके साथ नहीं बैठे, बल्कि पास ही एक अलग टेबल पर बैठ गए। ज्यादा दूर नहीं, बस इतना पास कि मैं उनके दरमियान इंटीमेट एक्शंस देख सकूं। मसलन उसने उसका स्टेक कट करने में मदद की, उसने अपना फेवरेट फूड उसके साथ शेयर किया, उसने उसे नैपकिन पकड़ाया, उसने उसके मुंह का गंदा कोना साफ करने में मदद की। उन दोनों की हरकतों ने मेरे दोस्तों को आग बबूला कर दिया, लेकिन मैं काम रहा। खाना खत्म करने के बाद हमारी गैदरिंग भी खत्म हो गई। यी वैन श्वांग ने फिर मुझे और जियांग वू को घर छोड़ने की ऑफर की। शायद पैसेंजर सीट पर पिछली लड़ाई से सबक लेकर इस बार यी वैन श्वांग ने अपना लेसन सीख लिया था। उसने फैसलाकुन अंदाज में अपनी फैमिली की स्ट्रेच्ड रोल्स रॉयस मंगवाई, जिसे ड्राइवर चला रहा था। जाहिर है अब वो पैसेंजर सीट पर नहीं जाएगी। कार सुकून से जियांग फैमिली के घर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते साफ थे। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि इस मौके पर एक्सीडेंट हो जाएगा। एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक दूसरी तरफ से तेजी से आया। ड्राइवर ने फितरी तौर पर स्टीयरिंग व्हील घुमाया और बस एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। दोनों गाड़ियां फिर भी टकरा गईं और कार की विंडो टूट गई, जबकि मैं दूसरी तरफ गिरा। मैंने देखा कि यी वैन श्वांग अपने बराबर में जियांग वू को ढाल बनकर बचा रही है। न सिर्फ उसने उसे चोट लगने से बचाया, बल्कि उसे दिलासा भी दिया। मेरा होश खोने लगा। मुझे अचानक वो एक्सीडेंट याद आया जिसका मेरे दोस्तों ने अभी जिक्र किया था। हमें साथ रहते 4 साल हो चुके थे। उसके लिए मेरे जज्बात अभी भी अपने उरूज पर थे। ये भी बिल्कुल ऐसा ही इंटरसेक्शन था। एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। मेरी साइड वही थी जहां ट्रक टकराने वाला था। खौफ के बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं उस ट्रक से नहीं बच सकता था। मैं सिर्फ इतना कर सका कि गाड़ी को मोड़ दिया ताकि मेरी साइड पर इंपैक्ट पड़े। गाड़ी का अगला हिस्सा अंदर धंस गया। वो ड्राइवर सीट पर फंस गई थी। फायर फाइटर्स और डॉक्टर्स ने उसे रेस्क्यू करने के लिए काफी देर तक साथ काम किया। आखिरकार उसे गाड़ी से निकाल लिया गया। उस दिन वो मरते मरते बची थी, लेकिन फिर भी जब खतरे से बाहर होने के बाद उसकी आंख खुली तो सबसे पहले उसने मेरी खैरियत पूछी। अब फिर से एक कार एक्सीडेंट हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जिसे उसने इंस्टिंक्टिवली बचाया वो मैं नहीं हूं। स्ट्रेच्ड रोल्स रॉयस का पिछला हिस्सा इतनी बुरी तरह तबाह हो गया था कि पहचाना नहीं जा रहा था, जब तक सब गाड़ी से बाहर नहीं आ गए। युवान श्वांग अभी भी जियांग वुबाई को संभाल रही थी। आखिरकार उसने मुझे देखा, जो खामोशी से अपना खून बहता हुआ माथा पकड़े हुए था। खुशकिस्मती से मेरी चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। हॉस्पिटल में पट्टी करवाने के बाद कोई मसला नहीं था, लेकिन सर की चोट की वजह से डॉक्टर ने 2 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रहने का मशवरा दिया। युवान श्वांग में मेरे सर पर लगी गॉज को देखा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। जिंगी, मुझे माफ कर दो। उस वक्त मैंने सिर्फ ये सोचा कि थोड़ी देर में मेरी जियांग वुबाई के साथ एक कोलैबोरेशन है जिसमें हमें साथ जाना है। उसका चेहरा जख्मी नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसे बचाया। तुम चाहे मुझे मारो या डांटो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। बस प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, ठीक है?
गलती मानने का उसका अंदाज बहुत सच्चा था। वजह भी माकूल लग रही थी। अगर मुझे उनकी वेडिंग याद ना होती, जो आधे महीने से भी कम वक्त में होने वाली थी। मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं और कुछ नहीं कहा। ना मैंने ये कहा कि मैंने माफ नहीं किया और ना ही ये कहा कि माफ कर दिया है। शुरू से आखिर तक मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल पुरसुकून थे। युवान शुआंग की माफी खत्म नहीं हुई। वो बार बार सॉरी बोलती रही। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। तुम्हारा बर्थडे कुछ ही दिनों में है। क्या मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट पहले दे सकती हूं? तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट में क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। ये सुनकर मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा, मगर मेरी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। फिर मेरे लिए 3 दिन बाद की शैंगचैंग की प्लेन टिकट खरीद दो। किस लिए? शैंगचैंग जाना है। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर फौरन उसने खुद ही जवाब सोच लिया। क्या तुम ट्रिप पर जाना चाहते हो? मैंने कोई वजाहत नहीं दी, बस सर हिला दिया। युवान शुआंग ने मजीद कोई सवाल नहीं पूछा और मेरे सामने ही अपना फोन खोलकर शैंगचैंग की प्लेन टिकट खरीद ली। टिकट खरीदने के बाद उसने कहा कि वो आजकल बिजी है और उसके पास मेरे साथ जाने का वक्त नहीं है। तुम पहले शैंगचैंग जाकर एंजॉय करो। जब मेरे पास वक्त होगा मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर चलूंगी। बर्थडे गिफ्ट के लिए प्लेन टिकट बहुत छोटी चीज है। मैं बाद में तुम्हें एक बड़े सरप्राइज से इसका बदला चुका दूंगी। मैंने अपना सर हिलाया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये छोटा नहीं है, बिल्कुल भी छोटा नहीं है। आखिरकार ये प्लेन टिकट मेरे घर जाने का रास्ता है। युवान शुआंग, तुम्हारे गिफ्ट का शुक्रिया, मुझे खुद अपने हाथों से घर भेजने के लिए। हॉस्पिटल में उन 2 दिनों के दौरान युवान शुआंग बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी हमारी मोहब्बत के शुरुआती दिनों में थी। तुम कह सकते हो कि उसने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। उसका ख्याल रखना मेरे डिस्चार्ज होने वाले दिन ही खत्म हो गया। उसने पहले ही कह दिया था कि उसे काम है, इसलिए उसने एक ड्राइवर को मुझे घर छोड़ने के लिए भेज दिया। उसके फौरन बाद मुझे जियांग वुबाई की तरफ से एक तंज भरा मैसेज मिला। सॉरी, युवान शुआंग और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं। आज उसे मेरे साथ मेरे घर डिनर पर जाना है। मुझे डर है कि उसके पास तुम्हें हॉस्पिटल से लेने का वक्त नहीं होगा। मैंने इस मैसेज पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस खामोशी से घर गया और अपना लगेज पैक करना शुरू कर दिया। रवानगी के दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। टेक ऑफ से 7 घंटे पहले मैं एक एक करके अपने सूटकेसेस बाहर ले गया। तभी मेरी मुलाकात वापस आती हुई युवान शुआंग से हुई। विला के दरवाजे पर सूटकेसेस का ढेर देखकर उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसके दिल में अचानक बेचैनी बढ़ गई। ये सब क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एंजॉय करने शैंगचैंग जा रहे हो? ये वही टिकट है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। क्या तुम भूल गए? मेरे एक्सप्रेशंस बिल्कुल आम थे, जैसे मैं सच में सिर्फ ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा हूं। मगर मेरी बातें उसे यकीन नहीं दिला सकी। क्या तुम सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं जा रहे? क्या तुम्हें इतने सारे लगेज की जरूरत है? मैं मुस्कुरा दिया। कुछ फालतू कपड़े साथ ले जा रहा हूं। मैं कुछ ज्यादा पिक्चर्स खींचना चाहता हूं, लेकिन मुझे पहले कभी इस तरह पिक्चर्स खींचना पसंद नहीं था। जब हम साथ ट्रैवल करते थे, मैं कभी इतना सामान नहीं लाता था। वो बेचैनी उसके दिल से पूरे जिस्म में फैल गई, जिससे वो फौरन मेरे सूटकेसेस खोलकर देखना चाहती थी कि क्या ये सच है जो मैं कह रहा हूं। जैसे ही वो कुछ करने वाली थी, एक अर्जेंट फोन कॉल ने उसे रोक दिया। वो जियांग वुबाई की कॉल थी। फोन उठाने के बाद पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया। युवान शुआंग एक पल के लिए खामोश रही और आखिरकार जाने से पहले बाहर निकल गई। वो मुझे एक बार फिर याद दिलाना नहीं भूली, जिंघे ज्यादा देर बाहर मत रहना। मुझे अपनी वापसी की फ्लाइट डिटेल्स भेज देना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। ये आखिरी अलविदा है। टेक ऑफ से 5 घंटे पहले मैंने मेन डोर का पासवर्ड बदल दिया, अपने बर्थडे से जियांग वुबाई के बर्थडे पर। फिर मैंने दरवाजे पर एक नोट लगा दिया। आखिरकार अब से ये मिस्टर जियांग का घर होगा। बेहतर है कि पासवर्ड उनके बर्थडे पर ही सेट हो। टेक ऑफ से 3 घंटे पहले मुझे विला में मेरी और युवान शुआंग की सारी फोटोज मिल गईं। मैंने उन्हें आग के बर्तन में डाल दिया। एक एक करके मैं उसे पकड़ा हुआ था और हम फायरवर्क्स के नीचे किस कर रहे थे। वो बार बार कह रही थी कि वो मेरी है। सनसेट और मिल्की वे के बीच मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। पूरी जिंदगी मुझसे प्यार करने की कसम खा रही थी। उसने एक बार मुझे कार से बचाने के लिए अपनी 3 पसलियां तुड़वा ली थी। उसका सोशल मीडिया सिर्फ मेरे बारे में था। हमने साथ बाहर देखी, गर्मियों में साथ चले, खजन का इस्तकबाल किया और सर्दियां गुजारी। अब यादें थोड़ी थोड़ी करके जल रही हैं। हमारा सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है। टेक ऑफ से 2 घंटे पहले मेरा फोन बजा। मैंने उसे खोल कर देखा। जियांग वुबाई ने मुझे एक वीडियो भेजी थी। वीडियो किसी फैमिली पार्टी की लग रही थी। वहां युवान शुआंग के दोस्त, जियांग वुबाई के भाई और दोनों फैमिलीज के बड़े मौजूद थे। बहुत से लोगों ने युवान शुआंग और जियांग वुबाई को घेरा हुआ था, जो इस इवेंट के 2 मेन कैरेक्टर्स थे। शूर और गुल खत्म नहीं हो रहे थे। किस मैं तुम्हें बता रहा हूं सिस्टर युवान, तुम्हारी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। किस करने में शर्म कैसी? शूर और गुल के बीच जियांग वुबाई ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद की और उसके करीब हो गया।
क्राउड का शोर बढ़ता गया। वो चिल्ला रहे थे कि यी वानवांग उसे किस करे। यी वानवांग ने अपने सामने खड़े शख्स को घूरा और आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं। वीडियो बार बार रिपीट पर चल रही थी। जब ये 7वीं बार चली, जैंग वू का एक मैसेज आया। गोइंग ही, क्या तुमने देखा? मैं यी फैमिली का वो सन इन लॉ हूं जिसे सबने मान लिया है। तुम्हारा खानदान निहायत गरीब है। यी फैमिली तुम्हारे खानदान के बैकग्राउंड के साथ तुम्हें इज्जत कैसे दे सकती है? तुम मुश्किल से किसी भिखारी से शादी करने के लायक हो। तो क्या हुआ अगर वानवांग तुमसे प्यार करती है? मैं धीरे धीरे उसकी डिफेंसेस को तोड़ रहा हूं। पहले उसने मेरे साथ फैमिली से मुलाकात की, फिर हम साथ रहते हैं, और अभी उसने मुझे किस भी किया। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कितना वक्त लगेगा हमारे स्लीप टुगेदर करने में? मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने बस खामोशी से पिछले कुछ दिनों में भेजे गए प्रोवोकेटिव मैसेजेस लिए, एक एक करके, और उन सब का प्रिंट निकाल लिया। मैंने उन्हें एक स्टैक में लगाया और खाली लिविंग रूम में रख दिया। टेक ऑफ से 1 घंटा पहले मैंने उन प्रिंटेड पेपर्स के स्टैक पर अपने आखिरी अल्फाज छोड़े, यी वानवांग, हैप्पी वेडिंग, हम खत्म हो चुके हैं। उसके बाद मैंने अपना सूटकेस घसीटा और विला कॉम्प्लेक्स से निकल गया। मैंने टैक्सी पकड़ी और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। यी वानवांग, अब से मैं अपनी चिबल फैमिली का अमीर यंग मास्टर बनने जा रहा हूं। तुम्हारे साथ मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं। हो चैंग एयरपोर्ट। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकला, एक ऐसी कार जो पहली नजर में ही महंगी लग रही थी, एक बुगाटी, पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, कार के बाहर इंतजार करते हुए आदमी ने फौरन मेरे लिए दरवाजा खोला। यंग मास्टर, प्लीज अंदर बैठिए, सामान कार में रख दिया गया है। जैसे ही मैं कार में बैठा, मैंने ड्राइवर्स सीट पर बैठे आदमी से आम सी बातचीत की। अंकल ली, आप मुझे लेने क्यों आए हैं? फैमिली ड्राइवर कहाँ है? अंकल ली हंसे। उनकी आंखों के कोनों पर छोटी रिंकल्स ने उन्हें मजीद मेहरबान दिखाया। कार धीरे से चली, ट्रैफिक के बहाव में मर्ज होते हुए। उनकी आवाज आई, यंग मास्टर, आप सालों से वापस नहीं आए। जब मैंने सुना कि आप आज वापस आ रहे हैं, तो मैंने इस टास्क के लिए खुद को पेश किया। लगता है अंकल ली ने मुझे मिस किया। मैं मुस्कुराया। मेरी आंखों में टीजिंग का एक इशारा था। बहुत जल्द कार गू फैमिली विला के सामने रुकी। मैं कार से बाहर निकला और सीधा बी विला के अंदर चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला, मेड्स का एक ग्रुप पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। मुझे अंदर आते देख उनकी आवाजें और एक्शंस बिल्कुल एक साथ थीं। वेलकम होम यंग मास्टर। मैंने अपना हाथ अपने माथे पर रखा, थोड़ा हेल्पलेस महसूस करते हुए। अंकल लाई ने सूटकेस आगे किया और एक मेड ने उसे लिया और ऊपर ले गई। मेरी हेल्पलेस एक्सप्रेशन देखकर वो हंसे और बोले, मास्टर और मैडम रिचुअल्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। जब उन्होंने सुना कि आप वापस आ रहे हैं, तो वो पूरी रात जागकर उन्हें वेलकम सेरेमनी के लिए ट्रेन करते रहे। वो अब लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैंने सर हिलाया। अगरचे ये वेलकम थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट था, मैंने मूड खराब करने के लिए कुछ नहीं कहा। मैं बस सीधा लिविंग रूम में चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, लिविंग रूम लोगों से पैक्ड था। मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे अंकल और आंट सब यहां थे। मैं आगे बढ़ा और एक एक करके सबको ग्रीट किया। फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास बैठ गया। उनके कंसर्न्ड एक्सप्रेशंस देखकर वो कंपोजर जो मैंने इतने वक्त से बरकरार रखा था, अचानक टूट गया। मेरे अंदर एक नाकाबिले बयान ग्रीवेंस का एहसास जाग उठा। बचपन से ही बड़ों ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। कभी कोई हार्डशिप नहीं सही, जब तक कि मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई और ट्रेनिंग के लिए हयांग गया, जहां मेरी मुलाकात यी वानवांग से हुई। उसे 5 साल तक डेट करते हुए मैंने उसे अपना पूरा सिंसियर दिल दिया। उस वक्त मैं सच में अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता था। मुझे ये यकीन भी था कि देर सवेर हम एक दूसरे के लिए वन एंड ओनली बन जाएंगे। बस दुख इस बात का है कि आखिर में मैं अनजाने में वो लवर बन गया जिसे उसने साइड पर रखा हुआ था। एक सिंसियर दिल आखिरकार वेस्ट हो गया। मेरी मां ने मेरा हैवी मूड देखकर मेरे कंधे को थपथपाया। जो हुआ सो हुआ। एक चीज जिससे हम नहीं डरते वो गलतियां करना है। बुरे से बुरा ये हो सकता है कि हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। हमारी फैमिली में सेकंड चांसेस की कोई कमी नहीं है। अपनी मां के कंफर्टिंग अल्फाज सुनकर मेरा मूड आखिरकार थोड़ा ईज हुआ। ये देखकर दूसरों ने जल्दी से सब्जेक्ट बदल दिया। उन्होंने जल्दी से वो गिफ्ट्स निकाले जो उन्होंने तैयार किए थे। एक नजर देखते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां ने जो थोड़ी देर पहले फोन पर बताया था, वो बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं था। वो बल्कि थोड़ा अंडरस्टेटमेंट ही था। प्रॉपर्टी डीड से लेकर कीज तक एक मोटे स्टैक पर चाबियों का एक और लंबा गुच्छा था। सबसे स्ट्राइकिंग चीज गोल्डन डायमंड से बनी डायमंड वॉच थी जो दरमियान में रखी हुई थी। हर एक डायमंड हैरानीकुन हद तक बड़ा था। इस वॉच का हर हिस्सा इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस और वैल्यू दिखा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि ये काफी नहीं है। मेरे सामने रखी टेबल को भरने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि वो सेटिस्फाइड होते। जैसे ही मैं बेबसी से कहने वाला था कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी आंट ने अचानक टेबल पर हाथ मारा। उनकी आंखें चमक उठीं। क्या इसने अभी ब्रेकअप नहीं किया?
ऐसा है कि मेरी एक दोस्त की बेटी हाल ही में मुल्क वापस आई है। मेरी दोस्त काफी वक्त से परेशान है क्योंकि उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला। क्यों ना तुम दोनों एक ब्लाइंड डेट पर जाओ, बस इसे एक दोस्त बनाना समझ लो। मैं हैरान रह गया और जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आंट ने मुझे मना नहीं करने दिया। उन्होंने सीधा अपना फोन निकाला और मुझे एक अकाउंट भेज दिया। मैं उस लड़की से उसके अब्रॉड जाने से पहले मिली थी। वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर तुम्हारे दरमियान कोई रोमांटिक फेट ना भी हो, फिर भी दोस्त रहना अच्छा है। चूंकि उनकी काइंडनेस को मना करना मुश्किल था, मैंने आखिरकार उनकी सजेशन मान ली। बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जब मैंने वो अकाउंट खोला जो उन्होंने भेजा था, मुझे पता चला कि मैं काफी वक्त से उस पर्सन के साथ फ्रेंड्स था। मैंने देखने के लिए क्लिक किया, वहां कोई निकनेम नहीं था। प्रोफाइल पिक्चर एक पिच ब्लैक बैकग्राउंड में एक क्रीसेंट मून की थी। मैं दंग रह गया और काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर भी याद नहीं कर सका कि मैंने उसे कब फ्रेंड ऐड किया था। मैंने पूछा भी नहीं और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कुछ गलत नहीं है। मैंने अपनी फोन स्क्रीन बंद कर दी। आखिरकार सारे आंसर्स नेचुरली मिल जाएंगे जब हम मिलेंगे। जैसे ही मैं दूसरी तरफ किसी और के साथ ब्लाइंड डेट के लिए तैयारी कर रहा था, युवान श्वन आखिरकार घर वापस आ गई थी। पहले ही शाम हो चुकी थी और विला की लाइट्स बंद थीं। उसने दरवाजे पर लगा नोट नहीं देखा। उसने हमेशा की तरह पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, उसने देखा कि दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। उसने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर ऊपर देखा और तभी उसे दरवाजे पर वो नोट दिखा। आखिरकार अब से ये मिस्टर जियांग का घर होगा। बेहतर है कि पासवर्ड उनके बर्थडे पर सेट किया जाए। मिस्टर जियांग का घर, जियांग वुबाई। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले से कुछ पता हो? लेकिन वो और जियांगवू सिर्फ एक बार मिले थे और कोई और उसे इस बारे में नहीं बता सकता था। उसे कहां से पता चला होगा कि वो जियांगवू से शादी करने वाली है? युवान शुआंग ने हिचकिचाते हुए जियांगवू की बर्थडे डाली। विला का मेन डोर खुल गया। उसने लाइट्स ऑन की। विला खाली था। उसने अनजाने में पुकारा, एक्सिंग। उसकी आवाज विला में गूंजी, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे अचानक याद आया कि मैं 2 दिन पहले हुआचांग गया था। मैं बहुत कम उसे इतनी देर के लिए छोड़ता था। ज्यादातर वक्त मैं ही घर पर उसके वापस आने का इंतजार करता था, या फिर यूं कहें कि जब से हमने साथ रहना शुरू किया था, इस बार के अलावा पहले जब भी वो घर आती थी, मैं हमेशा घर पर उसका इंतजार कर रहा होता था। ये सोचकर युवान शुआंग के दिल में अचानक थोड़ी बेचैनी पैदा हुई। उसने अचानक अपने दिल में एक खालीपन महसूस किया। क्या उसने सच में ऐसा कर दिया? लेकिन फिर से सोचने पर उसने इस ख्याल को झटक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? गुइंग मुझसे इतना प्यार करता है, शायद सिर्फ इस वजह से कि मैंने गुज़श्ता कुछ दिनों में उसके साथ कम वक्त गुजारा है, कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है और गलती से मेरे और जियांग वुबाई के रिलेशनशिप का अंदाजा लगा लिया है। लेकिन वक्त आने पर वो जरूर मेरे पास वापस आएगा, बस उसे थोड़ा कोक्स करना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने अपना माथा मला और लिविंग रूम की तरफ चल दी। लगता है उसे बाद में फोन करके पूछना पड़ेगा कि वो कब वापस आ रहा है और उससे बात करनी होगी। लेकिन जब वो लिविंग रूम में पहुंची, इससे पहले कि वो कॉल कर पाती, उसकी नजर लिविंग रूम की टेबल पर रखे पेपर्स के ढेर पर पड़ी। युवान शुआंग रुकी नहीं, बल्कि उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। बहुत जल्दी वो सोफा पर बैठ गई और उसने पेपर्स का ढेर उठा लिया। बिना ये जाने कि ये क्या है, उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी। एक्सिंग की तरफ से कुछ। क्या उसने ये मेरे देखने के लिए छोड़ा है? मैंने कहा था ना, वो बस नाराज है। वो सच में मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही उसने पेपर पर लिखा हुआ देखा, उसकी मुस्कुराहट जम गई। सबसे ऊपर वाले पेपर पर एक लाइन की हैंडराइटिंग के अलावा और कुछ नहीं था। युवान शुआंग ने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये मेरी हैंडराइटिंग है, जो पेज पर साफ दिख रही थी। अगर आप गौर से देखें कि क्या लिखा है, तो आपको ये सिर्फ खूबसूरत लगेगी, लेकिन ये वही हैंडराइटिंग थी जिसके लिखे हुए अल्फाज एक स्लेज हैमर की तरह थे, जिसने उसके दिल पर गहरी चोट मारी। युवान शुआंग, हैप्पी वेडिंग, हमारा खत्म हो गया है। उसे लगा जैसे उसके कान बज रहे हैं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे काफी बार गौर से देखना पड़ा ताकि आखिरकार ये कंफर्म कर सके कि उससे कोई गलती नहीं हुई। उसने वाकई लिखा था, हैप्पी वेडिंग, हमारा खत्म हो गया है। वो अब मुझे नहीं चाहता। वो जरूर मजाक कर रहा होगा। वो मुझे कैसे नहीं चाह सकता? उसका हाथ अनजाने में वो पेज पलटा और उसे फाड़कर एक बॉल बनाकर दूर फेंक दिया। इस हरकत की वजह से दूसरे पेज का कंटेंट सामने आ गया। ये चैट हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट का प्रिंटआउट था, जो उस दिन से रिकॉर्ड किया गया था जब वो फ्रेंड्स बने थे। मैंने कोई कॉन्टैक्ट नेम सेव नहीं किया था, इसलिए युवान शुआंग सिर्फ उस पर्सन की प्रोफाइल पिक्चर और निक नेम देख सकती थी। उसे ये बहुत जाना पहचाना लगा, क्योंकि वो भी उस पर्सन की फ्रेंड थी। वो जियांग वुबाई था। पहला मैसेज जियांग वुबाई की तरफ से आधा महीने पहले भेजा गया था। उसने एक के बाद एक पेज पलटा। उसका दिल गहरी खाई में डूबता जा रहा था। मैंने सुना है कि तुम वो गिगो हो जिसे वांग ने साइड पर रखा है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम जियांग वू है। मैं उसका फियांसे हूँ। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि स्मार्ट बनो और अभी चले जाओ, वरना जब मेरी और यान शुआंग की शादी होगी,
तो तुम्हारे लिए विला से निकाला जाना बहुत एम्बैरेसिंग होगा। जब तक मैं एक लफ्ज कहूं, वांग मेरे पास ही आएगी। हम कल फैमिली से मिल रहे हैं। एक बार हमारी सच में शादी हो गई तो तुम हो क्या, एक जिगलो जिसे पब्लिक में नहीं देखा जा सकता। तो क्या हुआ अगर वो तुमसे प्यार करती है? उसने अभी मुझे किस किया। मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है हम कितनी देर में साथ सोएंगे? बीच बीच में कभी कभार कुछ फोटोज या वीडियो क्लिप थी। उनकी वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने की फोटोज थी, साथ में डायमंड रिंग चूज करने की फोटोज थी, और साथ में वेडिंग वेन्यू चूज करने की फोटोज थी। जहां तक उस वीडियो की बात है, उसने उसे खोला था, एक स्क्रीनशॉट लिया था, पूरी वीडियो का सबसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रेम, और वही फ्रेम जो जियांग वबाय उसे सबसे ज्यादा दिखाना चाहता था। वो दोनों पेरेंट्स और भाइयों के ग्रुप के सामने वो और जियांग वबाय पैशनेट किस कर रहे थे। उसके दिमाग की टनी हुई तार अचानक टूट गई। उसके दिल में एक ना कही जाने वाली पैनिक उठी। उसका चेहरा कुछ शेड्स पीला पड़ गया, लेकिन उसके मुंह से यही निकलता रहा, फ्री वर्ड्स। मुझे इस पर यकीन नहीं है। वो खड़ी हुई और ऊपर बेडरूम की तरफ भागी, लेकिन उसके पांव बेकाबू हद तक कमजोर महसूस हो रहे थे। जब वो ऊपर जा रही थी, उसने लापरवाही से एक सीढ़ी मिस कर दी और एक जोरदार थड़ के साथ उसका पूरा जिस्म सीढ़ियों से नीचे गिर गया। तेज दर्द ने उसे थोड़ा होश में लाया। उसने अपने दांत पीसे, हैंडरेल को पकड़ा और खड़ी हो गई। उसने खुद को फिर से ऊपर घसीटा, इस बार शायद इसलिए क्योंकि वो थोड़ा आहिस्ता चली थी, कोई और एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो कामयाबी से बेडरूम में वापस पहुंच गई। एक ही नजर में उसने देखा कि कमरे में सिर्फ उसकी चीजें बची थीं। मुझसे रिलेटेड सारी आइटम्स बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थीं। यहां तक कि बेडसाइड टेबल्स पर उनकी साथ वाली तस्वीर का फोटो फ्रेम भी, उसके अंदर की फोटो अब गायब हो चुकी थी। अपनी असली जगह पर सिर्फ खाली फ्रेम रह गया था। यान शुआंग को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखों में फिर से पैनिक की झलक आई। उसने वार्डरोब खोली और फिर ड्रॉर्स खोले। उसकी चीजें निकालने के बाद वो जगह खाली हो गई। बेडरूम, बाथरूम, स्टडी, उसने विला में हर वो जगह ढूंढी जहां उनसे रिलेटेड चीजें हो सकती थीं, लेकिन उसे अब उससे रिलेटेड एक भी आइटम नहीं मिली। पुराना वक्त याद करते हुए जब मैंने अचानक कहा था मैं डीप क्लीन करना चाहता हूं और फिर हमारी सारी कपल आइटम्स फेंक दी थीं, इस लम्हे उसे आखिर समझ आ गया कि उसने तब ऐसा क्यों किया था। वो सच में इतना हार्टलेस था। उसने उसके लिए एक भी मेमोरी नहीं छोड़ी थी। उसके दिल की बेचैनी सच होने वाली थी, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। वो 5 साल से डेटिंग कर रहे थे। वो जाहिर तौर पर उससे इतना प्यार करता था। वो इतना क्रूअल कैसे हो सकता था कि उसे ऐसे अबैंडन कर दे? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल बचा था कि उसे ढूंढे और उससे साफ साफ पूछे। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कर क्या रही है। जब उसे होश आया, वो लिविंग रूम में वापस थी और फोन पर पहले ही डायल टोन बज रही थी। वो काफी देर तक बजता रहा और दूसरी तरफ से आखिरकार उठा लिया गया, शायद क्योंकि देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नींद से जगा हो और उसने बिना देखे फोन उठाया कि कौन कॉल कर रहा है। उसकी आवाज में अब भी थोड़ी नींद थी। हेलो, कौन है? शिनही, मैं हूं, वो कुछ मुश्किल से बोली, डरती हुई कि कहीं वो हैंग अप ना कर दे, ये सोचकर कि ये कोई न्यूसेंस कॉल है। तुम कहां हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। और हमारी साथ वाली फोटोज कहां हैं? जिस पल वो बोली, मेरी कॉन्शियसनेस पूरी तरह जाग गई। मैंने अपना फोन उठाया और जब मैंने स्क्रीन पर साफ तौर पर 2 वर्ड्स देखे, मैंने एक गहरी सांस ली, मिसकैलकुलेटेड। मैं साइलेंट रहते हुए उसका नंबर ब्लॉक करना भूल गया। दूसरी तरफ से यान शुआंग ने मुसलसल कई बार मेरा नाम पुकारा, जिससे मेरे दिल में डिस्गस्ट की एक लहर उठी। मिस यी, आपकी शादी होने वाली है। आपको एक जरूरी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। वो फोटोज, मुझे लगता है कि जब मिस्टर जियांग विला में मूव करेंगे तो वो इन चीजों को देखकर खुश नहीं होंगे, इसलिए मैंने वो सब जला दी हैं। जहां तक मिलने की बात है, मुझे लगता है ये और भी अननेसेसरी है। आप किसी और से शादी करने वाली हैं, आप मुझ जैसे एक्स बॉयफ्रेंड से क्यों मिलेंगी? ये सुनकर कि हमारी साथ वाली सारी फोटोज जला दी गई हैं, यान शुआंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल से खून बह रहा हो। लेकिन जिस चीज ने उसे ज्यादा दुख दिया वो थी सख्त रिजेक्शन। शिंघी, मैं ब्रेकअप से राजी नहीं हूं। मेरे और जियांग वबाई के बीच जो है वो तुम क्या सोचते हो? वो शख्स जिससे मैं सच में मोहब्बत करती हूं सिर्फ तुम हो। तुम मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकते हो? उसके जुमले के खत्म होने तक मैं उसकी आवाज में एक सिसकी सुन सकता था। इसने मुझे एक लम्हे के लिए साइलेंट कर दिया। मैंने उसे मुश्किल से ही कभी रोते देखा था। डेटिंग के 5 सालों में इस बार को छोड़कर मैंने उसे सिर्फ एक बार रोते देखा था। ये तब था जब हम दोनों का साथ कार एक्सीडेंट हुआ था। वो जाहिरी तौर पर ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हुई थी, मगर जब वो जगी और मेरे जिस्म पर अनअवॉइडेबल वुंड्स देखे, वो फिर भी बेइंतहा रोने लगी। बिजनेस वर्ल्ड में उसके डिसाइसिव डिमीनर का कोई निशान तक नहीं दिख रहा था। अगर यही फैमिली का कोई बिजनेस पार्टनर वहां से गुजरता और उसे इस हाल में देखता तो शायद उनका जॉ अस्टॉनिशमेंट में गिर जाता। ये दूसरी बार है।
मैंने पहले कभी युएन वांग की मेरे लिए मोहब्बत से इनकार नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैंने देखा था कि युएन वांग मुझसे कैसे मोहब्बत करती थी, इसलिए बाद में जब उसने फैमिली प्रेशर का बहाना बनाकर मैरिज अलायंस के लिए जियांग वू से हाँ की, तो मैं सेंसिटिवली परसीव कर सकता था कि उसका दिल भटकने लगा है। शायद वो अब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो शख्स जिससे वो मोहब्बत करती थी वो सिर्फ मैं नहीं था। इसलिए उसके कंसिडरेशन के बाद मैं पहला शख्स होता जिसे अबैंडन किया जाता, चाहे वो सीक्रेटली मुझे लवर बनाकर रखने का उसका अपना डिसीजन हो या बाद में कार एक्सीडेंट के दौरान जब उसने सबकॉन्शियसली पहले वू को बचाया, उसकी पहली चॉइस बहुत पहले ही मैं नहीं रहा था। तो इस लम्हे उसकी सॉब सुनकर भी, उसका ग्रीफ सुनकर भी मेरे दिल में कोई रिपल महसूस नहीं हुई। यानश्वांग, तुम और मैं बस ब्रेकअप कर रहे हैं। ब्रेकअप के लिए म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर हम अबैंडनमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या तुमने पहले हमारे रिलेशनशिप को नहीं छोड़ा था और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें अबैंडन कर रहा हूं? फर्दरमोर, क्योंकि हम इस टॉपिक पर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझ गई हो कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। फ्यूचर में मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी लाइफ को मजीद डिस्टर्ब नहीं करोगी। मेरे हर एक लफ्ज के साथ यानश्वांग का दिल थोड़ा और दुख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें सौरों से भर गई थीं। जिंगी, उसने अभी मेरा नाम पुकारा था। जब फोन से डिस्कनेक्टेड कॉल की बीप बीप की आवाज आई, वो फ्रीज हो गई। वो वापस कॉल करने ही वाली थी, मगर पता चला कि अब कॉल नहीं लग सकती, उसे ब्लॉक कर दिया गया था। यानश्वांग ने मुझसे कांटेक्ट करने के दूसरे तरीके आजमाए, मगर पता चला कि उसके भेजे गए सारे मैसेजेस के साथ एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था। वो सोफा पर गिर गई, डेवस्टेटेड। उसकी नजर फिर से उन डॉक्यूमेंट्स के स्टैक पर पड़ी। उसने पेपर्स के स्टैक को घूरा। सैडनेस और एंगर दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसने जोर से पेपर्स के स्टैक को टेबल से स्वीप कर दिया। पेज आफ्टर पेज सरसराहट की आवाज के साथ हवा में उड़े और आखिर में टेबल, सोफा और फ्लोर पर बिखर गए। जैंग वू आए। ये सब जैंग वू की फॉल्ट है। अगर उसने ये मैटर जिंगी के सामने ना लाया होता तो वो इतनी अचानक और डिसाइसिवली कैसे छोड़कर जा सकता था? आखिरी पेपर का टुकड़ा उसके सामने गिरा, जिस पर जैंग वू का मुझे भेजा गया आखिरी बोस्टफुल सेंटेंस लिखा था। तो क्या हुआ अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है? उसने अभी मुझे किस किया है? बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हम कितनी देर में साथ सोएंगे? उन अल्फाज को घूरते हुए उसकी आंखें भरी थी। काफी देर बाद उसने अचानक एक स्नीयर दी। उसकी स्टैग्नेंट पूल जैसी आंखों में अचानक एक विशियस ग्लिंट आई। जैंग वू आए, मैंने तुम्हें पहले कहा था, वो शख्स जिसे मैं पसंद करती हूं वो सिर्फ जिंग ही होगा। तुम्हें किसने नर्व दी कि तुम जाकर जिंगी के लिए ट्रबल पैदा करो? अगर तुम्हें शादी करने का इतना ही शौक है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक बिग गिफ्ट दूं? कैसा रहेगा? मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि युएन वांग क्या सोच रही थी। मैंने एक्सप्रेशनलेसली युएन वांग के नाम से सेव फोन नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। इसी के साथ मैंने उसके बाकी सारे अकाउंट्स को भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। तभी मैंने अपना फोन वापस रखा और गहरी नींद सो गया। उस रात मैं बहुत सुकून से सोया, क्योंकि तीसरे दिन मेरी शांघा ग्रुप में जॉब शुरू होनी थी। एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसे आउट ऑफ द ब्लू अपॉइंट किया गया था, मैं बहुत जल्दी उठ गया। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी पोजीशन सिक्योर कर लूंगा, लेकिन कम से कम ऑफिस के पहले दिन मैं खुद को गॉसिप का टॉपिक नहीं बनने देना चाहता था। शांघा ग्रुप को गू फैमिली का फैमिली एंटरप्राइज समझा जाता है और इसकी सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री है। इसका बिजनेस स्कोप बहुत ब्रॉड है। मेरे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही ये खबर कि शांघा ग्रुप ने एक यंग हैंडसम सीईओ अपॉइंट किया है, पूरी हाई सोसाइटी में फैल गई थी। उस वक्त यानश्वांग अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हैन के सबसे बड़े क्लब में ड्रिंक कर रही थी। ये सुनकर कि गू सिंह को पता चल गया है कि वो किसी और से शादी कर रही है, उसने गुस्से में आकर यानश्वांग से ब्रेकअप कर लिया। किसी ने भी इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो बस एक पल के लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर सका कि अब से वो तुम्हारे पीछे पीछे सिर्फ बिना किसी प्रॉपर टाइटल के घूम सकता है। इसलिए वो बस नखरे दिखा रहा है और ब्रेकअप मांग रहा है। मैंने सुना है उसने हाल ही में अपनी जॉब भी छोड़ दी है। परेशान मत हो, एक बार जब उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, वो आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा, वरना उसके गैम्बलिंग करने वाले बाप और सीरियसली इल माँ का ख्याल कौन रखेगा? सही बात है, मैं उस जैसे कई जिगलोज से मिल चुकी हूं। क्या वो पहले तुमसे चिपका रहना नहीं चाहता था? अब जब उसका खूबसूरत ख्वाब टूट गया है तो ये नॉर्मल है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बाद में बस उसे थोड़ा कोक्स करना पड़ेगा। उसके स्टेटस के साथ वो भला तुम्हारा हस्बैंड कैसे बन सकता है? वो बस डे ड्रीमिंग कर रहा था। उसे अपने पीछे ऐसे ही आने देना। जो जिंदगी उसके पास है उसके बारे में तो उसने पहले कभी ख्वाब देखने की हिम्मत भी नहीं की होगी। मेरे बारे में ये मजाक उड़ाते हुए अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, मेरे कानों में बज रहे थे। ये सब इतना ज्यादा सुनकर यानश्वांग, जो अपना गम भुलाने के लिए अकेली ड्रिंक कर रही थी, उसे भी ये ग्रेटिंग लगने लगा। उसके एक्सप्रेशन डार्क थे और उसने अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास जोर से फेंक दिया।
ग्लास टूटने की तेज आवाज गूंजी और उसके टुकड़े हर तरफ फैल गए, जिसकी वजह से शोर वाला माहौल थोड़ा शांत हो गया। अचानक उसकी ठंडी और सख्त आवाज गूंजी, क्या तुम सब ने काफी कह दिया है? बाकी लोग खाली नजरों से उसके एक्सप्रेशन को देखते रहे, कोई रिएक्शन नहीं दिया। किसी को समझ नहीं आया कि वो किस बात पर गुस्सा थी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे डिफेंड कर रही हो, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बात की थी। उन्होंने तो कई बार उसके सामने ही ये सब कहा था। यवान शुआंग ने पहले कभी कुछ नहीं कहा था। सही है, तो अब उसका क्या मतलब है? आखिरकार लियू चैन चैन जो उसके सबसे करीब खड़ी थी, उसने तेवरी चढ़ाई और खामोशी तोड़ने के लिए पहले बोली, मगर उसकी बातों में उसके गुस्से का कोई लिहाज नहीं था। वो बस यही समझ रही थी कि वो उनके शोर करने की शिकायत कर रही है। वो 2 बार हल्का सा हंसी। उसकी नजर यवान शुआंग की तरफ थी, जिसमें मजाक का एक इशारा था। क्या हुआ? क्या सिस्टर शुआंग अब भी नाखुश है? हम जानते हैं कि तुम उसका थोड़ा ख्याल रखती हो, परेशान मत हो। वो तुम जैसी कैश काउ को भला वाकई कैसे छोड़ सकता है? मानो या ना मानो, आधे महीने से भी कम वक्त में वो जरूर तुम्हें दे देगा। उस वक्त क्या तुम वो नहीं कह पाओगी जो तुम चाहती हो? लेकिन जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले, उसने लियू चैन किन की तरफ देखा। उसकी आंखें फियर्स थीं, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अपोलोजाइज करो। लियू चैन हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। उसकी आवाज फिर से गूंजी, उससे अपोलोजाइज करो। इस पल तक लियू चैन को आखिरकार समझ आ गया कि वो असल में तमाशा इसलिए कर रही है क्योंकि वो लोग मुझे नीचा दिखा रहे थे। सिस्टर शुआंग, आप इतना ज्यादा क्यों भड़क रही हैं? वैसे भी हम गलत नहीं थे। वो एक निहायत गरीब बंदा जो तुमसे चिपका हुआ है, क्या ये पैसों के लिए नहीं है? जब हमने पहले ही ये कहा था तब तो तुमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया था। लियू चैन की बातें सुनकर यवान शुआंग अचानक हैरान रह गई। उसकी आंखों की उदासी खत्म हो गई और आखिर में कंफ्यूजन में बदल गई। तो उन्होंने पहले भी कई बार ऐसी बातें की थी। तो जब भी पहले ऐसी सिचुएशन आती थी, उसने हमेशा इसे टॉलरेट करने का फैसला किया था। उसने अपनी यादों में तलाश किया, इस बात को रिफ्यूटिंग करने के लिए कोई सबूत ढूंढने की कोशिश की, मगर सिर्फ ये पाया कि वो गलत नहीं थी। ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने मुझे इस तरह बिलिटल किया हो, और उसने चाहे मैं वहां ना हूं या वहां मौजूद हूं, लेकिन वो फ्रेंच बोल रहे हो, हमेशा एक्वेस करने का रास्ता चुना था। सिर्फ जब उन्होंने मेरे मुंह पर यह कहा तब उन्होंने उन्हें थोड़ा रोका था, मगर उस रोकने को भला कैसे कोई सबूत माना जा सकता है? वो महज एक ना दिल से किया गया दिखावा था जो उसने मेरे सामने किया। जहां तक उसके पहले वाले एक्वेसेंस का सवाल है, वो वही था जो वो असल में सोचती थी। ये सोचकर वो अचानक खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो बस अपने आप को स्टूपर में लाने के लिए एक के बाद एक ग्लास पीती रही, मगर साथ ही यवान शुआंग के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। सही बात है, उसका अब भी एक गैम्बलिंग करने वाला बाप और सीरियसली इल माँ है, और अब वो अनएम्प्लॉयड है। शायद थोड़ी देर में, जब वो वाकई उसके पास वापस आ जाएगा, और इस वक्त बाकी लोग उसके साथ मजीद लक पुश नहीं लेना चाहते थे, और उन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। हाल ही में शैंग ग्रुप में एक नया अपॉइंटेड सीईओ आया है। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना है? मैंने सुना है कि ये गू फैमिली का यंग मास्टर है। पिछले कुछ सालों से उसकी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो बाहर खुद ट्रेन करना चाहता था। वो अभी वापस आया है और उन्होंने फौरन शंघाई ग्रुप उसके हवाले कर दिया। वैसे भी गू फैमिली का बेटा सिर्फ यंग मास्टर गू ही है, इसलिए सारे एसेट्स आखिरकार उसी के हाथों में जाएंगे। भले ही उसे आउट ऑफ द ब्लू अपॉइंट किया गया हो, उसे शायद बचपन से ही इस पोजीशन को डायरेक्टली संभालने के लिए तैयार किया गया था। तुम लोग बताओ, दोनों का सरनेम गू है, तो लोगों के दरमियान गैप इतना बड़ा क्यों है? यीवान शुआंग को इस टॉपिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो शामिल नहीं हुई। वो बस एक कोने में अकेली बैठी रही। उसके सामने वाइन की खाली बोतलों का ढेर लगता गया। वो ध्यान से नहीं सुन रही थी, तो नेचुरली उसने उन्हें ये कहते हुए नहीं सुना। कुछ साल पहले गू फैमिली का यंग मास्टर ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था और अभी हाल ही में घर वापस आया है। इसलिए उसने ये नहीं सोचा कि शायद वो बातें जो मैंने उसके लिए छोड़े हुए नोट पर लिखी थी, पार्टी खत्म होने तक वो सब सच थी। रात काफी हो चुकी थी। यीवान शुआंग ने बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी और उसके कदम अनस्टेडी हो गए थे। लियू छिनचिन और बाकियों ने उसकी अनस्टेबल स्टेट देखी और उन्हें उसे अकेला घर भेजने में सुकून नहीं मिला। वो सिर्फ जियांग वू को कॉल कर सकते थे। जब तक वो वहां पहुंचा, यीवान शुआंग के पास सिर्फ लियू छिनचिन बची थी। उसे आता देख उसने जल्दी से यीवान शुआंग को उसके हवाले कर दिया। ब्रदर इन लॉ, मैं सिस्टर शुआंग आपके हवाले करती हूं। आपको सिस्टर शुआंग को हिफाजत से घर ले जाना होगा। ये कहते हुए उसने उसे एक मीनिंगफुल ग्लांस भी दिया। उसने अपनी कार कीज ली और सीधा प्राइवेट रूम से बाहर चली गई, सिर्फ यीवान शुआंग को छोड़कर जो अनकॉन्शियसनेस की हद तक ड्रंक थी। और जियांग वू वो उसे ई फैमिली विला नहीं ले गया, बल्कि सीधा अपने विला ले गया। बड़ी मुश्किल से कमरे में पहुंचने के बाद उसने उसे नरम बेड पर लिटा दिया। उसने थॉटफुली उसका चेहरा साफ किया और आखिरकार ध्यान से उसके बराबर में लेट गया। शुआंग, वैसे भी हमारी जल्द शादी होने वाली है, ये बस थोड़ा पहले हो गया।
उसके बराबर बैठी औरत ने, ये जाने बगैर कि क्या उसने उसकी बात सुनी थी, उसे एम्ब्रेस में भर लिया। उसका सर उसके कंधे और गर्दन में छुपा था। उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर गिर रही थीं, जिससे उसका जिस्म अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगा। कमरे का टेम्परेचर इस एम्बिगुअस एटमॉस्फेयर के साथ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड जो नाम उसने पुकारा, उसने उसके दिल को, जो सीने से बाहर निकलने वाला था, फौरन अपनी जगह वापस भेज दिया। गू शिंगहाय। उसने और कोई मूव्स नहीं दिखाए, बस उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया, जैसे अगर उसने छोड़ा तो वो एक बार फिर डिसअपियर हो जाएगा। जियांग वू उसकी बाहों में खामोशी से लेटा रहा, कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक विशस ग्लिंट चमका। गू शिंगहाय, ये फिर से गू शिंगहाय है। कितना अच्छा होता अगर वो इस दुनिया से ही डिसअपियर हो जाता। अगले दिन यी वान श्वांग नशे की हालत से जागी तो उसे सर में स्प्लिटिंग हेडेक महसूस हुआ। वो मसाज करने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहों में कोई है। उसने नीचे देखा, लेकिन उसे सिर्फ एक्सक्विजिटली पर्म्ड बालों वाला सर दिखा। इससे पहले कि उसका ब्रेन रिएक्ट करता, नाम उसके मुंह से निकल गया, गू शिंगहाय। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है और उसके दिल में एक बुरा प्रेमोनिशन पैदा हुआ। उसने अपनी बाहों की ताकत इस्तेमाल की और जोर से उस शख्स को पुश कर दिया। जियांग वू, जो गहरी नींद में था, बेड से नीचे गिर गया और जमीन से टकराने की थड की आवाज आई। अब वो पूरी तरह जाग चुका था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने यी वान श्वांग को डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम यहां क्यों हो? उसका कोल्ड और इमोशनलेस लहजा सुनकर उसे फौरन बहुत रॉन्ग्ड महसूस हुआ। उसने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। आंसू चमक रहे थे, गिरने ही वाले थे पर गिरे नहीं। वो बहुत पिटीफुल लग रहा था। अगर उसके सामने कोई और होता तो शायद उसे इस हालत में देखकर उसका दिल नर्म हो जाता, या अगर ये मुझसे ब्रेकअप करने से पहले वाली यी वान श्वांग होती तो शायद वो उसके साथ इतनी कोल्ड ना होती। मगर तंज की बात यह थी कि अब उसे देखने वाली यी वान श्वांग वो थी जिसने देखा था कि कैसे उसने मुझे प्रोवोक किया था, जिसकी वजह से मेरा उससे ब्रेकअप हुआ। जियांग वू ने देखा कि वो अब भी अनमूव्ड है और उसके एक्सप्रेशन मजीद डार्क हो गए हैं, तो उसने जल्दी से अपनी ग्रीवेंसेस को दबाया और एक्सप्लेन किया। तुम कल रात ड्रंक थी और तुमने मुझे अपने घर नहीं जाने दिया, इसलिए मेरे पास तुम्हें अपने घर लाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। ये सुनकर यी वान श्वांग को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो गुस्से में थी कि ये रूम उसका नहीं है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा नर्म हुआ, लेकिन उसकी वेरीनेस जरा भी कम नहीं हुई। फिर तुम मेरे साथ क्यों सो रहे थे? जैसे ही ये अल्फाज बाहर आए, उसने उसके चेहरे पर एक ब्लश देखा। मैं असल में तुम्हें सेटल करने के बाद गेस्ट रूम में जाने वाला था, वो बस तुम मुझे पकड़े रही और छोड़ी नहीं रही थी। उसका हिचकिचाता हुआ अंदाज देखकर उसकी नजर गहरी हो गई। ये वाजे नहीं था कि उसने उसकी कहानी पर कितना यकीन किया। शियांग वूबाई ने सिर्फ उसे अचानक खड़े होते देखा। उसने कमरे से जाने से पहले उसे एक कोल्ड ग्लांस दी। जियांग वू, अपनी ये पेटी ट्रिक्स बंद करो। हम शादी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ओबीडियंट हो और मेरे पेरेंट्स के लिए तुम्हारे साथ डील करना आसान है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे पर्सन बदलने में कोई मसला नहीं होगा। जियांग वू के एक्सप्रेशन खराब हो गए। उसे जाते हुए देखकर उसने तकरीबन अपने दांत पीस डाले। जू चैंग, गू रेजिडेंस। मैंने अपने फोन पर एक और अननोन नंबर से कॉल आते देखा और पहली बार महसूस किया कि यी वैनुआंग एक डॉग स्किन प्लास्टर की तरह थी जिसे हटाया नहीं जा सकता था। निहायत ही अनोइंग। मैंने उसे कुछ देर पहले ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद कुछ वक्त तक खामोशी रही। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मैं एक नंबर ब्लॉक करता हूं और वो बस दूसरा बदल लेती है मुझे कॉल करने के लिए। कॉल काटने और इस नंबर को दोबारा ब्लॉक करने के बाद मुसलसल आने वाली कॉल्स आखिरकार रुक गई। मैंने सुकून का सांस लिया, अपना फोन साइलेंट किया और उसे टेबल पर उल्टा रख दिया। आखिरकार मेरे पास अपने सामने पड़े डॉक्यूमेंट को गौर से देखने का वक्त था। यह प्रोजेक्ट पहला मेजर प्रोजेक्ट था जो मैंने शंघाई आने के बाद लिया था। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से पूरा कर लेता तो मुझे शंघाई की सीनियर मैनेजमेंट में अपनी जगह सिक्योर्ड समझा जाता। उस वक्त मैंने ये प्रोजेक्ट लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, मगर उसे एक्सेप्ट करने के बाद मुझे पता चला कि बिडर्स के दरमियान यी वैनुआंग अचानक सामने आ गई है। यी फैमिली की फाउंडेशन हाइको में है, तो उसका अचानक जू चैंग के एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, क्या ये उसकी वजह से हो सकता है? ये सोचकर मैं एक डिराइसिव हंसी रोक ना सका। क्या यी वैनुआंग को लगता है कि ये किसी तरह का डीपली अफेक्शनेट जेस्चर है? एक तरफ वो एक आदमी के साथ वेडिंग की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ वो खत्म ना होने वाली हद तक दूसरे आदमी के साथ एंटैंगल्ड है। दोनों तरफ इतनी बेशर्मी से खेल रही है और फिर भी मुझसे कहने की हिम्मत रखती है कि वो और जियांग वूबाई वो नहीं है जो मैं सोचता हूं। मगर अगर वो सच में जियांग वू से प्यार नहीं करती तो क्या हुआ? आखिर में जियांग वू ही मैरिज पार्टनर है। उसने ये राजी होने के बाद खुद चुना। अगर मैं रिचेस्ट मैन का इकलौता बेटा ना भी होता तब भी उसे खुद से ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि मुझे अपने ऑफिशियल बॉयफ्रेंड से एक साइड लवर में बदल दे।
ये बिडिंग वॉर निहायत फियस थी। सिर्फ शांकाई और यी फैमिली ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, बल्कि जूचांग की आधी से ज्यादा टॉप फैमिलीज भी ज्वाइन हो गईं। बेशक यी वैनवांग की तरह दूसरे शहरों के लोग भी कम नहीं थे। क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, ऑर्गेनाइजर ने सीधा एक पार्टी रखी जिसमें बिड लक पार्टिसिपेट करने वाली सारी कॉरपोरेशंस को इनवाइट किया गया। जब आंट गो इनविटेशन लाई तो उन्होंने मुझे एक मिस्टीरियस विंक दी। मैंने उनकी मीनिंगफुल नजर को देखा और सोचा कि शायद मुझसे कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन छूट गई है। परेशान एक्सप्रेशन के साथ उनकी तरफ देखते हुए, आंटी क्या कुछ और भी है? जैसे ही आंट गू ने यह सुना, उन्होंने मुझ पर एक नजर डाली। ये देख करके मैं शायद कुछ दिन पहले डिस्कस किए गए मैटर को पूरी तरह भूल गया हूं। उन्होंने मुझसे क्रिप्टिक होना बंद कर दिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे शोल्डर पर जोर से थप्पड़ मारा। ओ मेरे खुदा, क्या मैंने तुम्हें कुछ देर पहले अपनी फ्रेंड की डॉटर से मिलने का नहीं कहा था? वो लड़की हाल ही में निहायत बिजी थी, उसके पास फ्री टाइम नहीं था। क्या कोइंसिडेंस है, वो भी इस बिडिंग इवेंट में जा रही है। तुम दोनों के लिए साथ जाने का ये एक अच्छा चांस है। ये सुनकर के ये एक ब्लाइंड डेट थी, मैं फौरन ही स्पीचलेस हो गया। ऊपर से इस तरह के मीटिंग ओकेजन पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। आंटी, हम दोनों इस बार बिड में जा रहे हैं, तो क्या इससे हम कॉम्पिटिटर्स नहीं बन जाते, जिन कॉम्पिटिटर्स को बिडिंग वेन्यू पर ब्लाइंड डेट पर भेजा जा रहा है? आप वाकई पहली हैं, मैंने उन्हें थम्स अप देते हुए कहा। मगर आंट गू ने बिल्कुल परवाह नहीं की। तो क्या हुआ, तुम बिजनेस में राइवल्स हो, मगर असली जिंदगी में ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा अगर तुम पहले मिल लो तो हनी ट्रैप का इस्तेमाल करना भी अच्छा है। मैंने पहले ही इधर उधर से पूछ लिया है। हालांकि उस लड़की ने कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, उसने एक बार एक बॉय को पसंद किया था। मैंने सुना है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा टाइप है। जब मैंने ये सुना तो मैं स्टन रह गया। और फिर मुझे वो पिछली बार याद आया, ये जानने के बाद कि मैं उस शख्स के साथ काफी वक्त से फ्रेंड्स था, क्योंकि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला स्टेप स्किप कर दिया था। बाद में मैं चैट करना भी भूल गया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, मैं कुदरती तौर पर इस ब्लाइंड डेट के बारे में भूल गया। अब जब अंकु ने मुझे इस तरह याद दिलाया, मुझे आखिरकार वो शख्स याद आ गया। जिस शख्स को वो पसंद करती है वो मेरे टाइप का है और हम काफी वक्त से फ्रेंड्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की ने शुरू में मुझे इसी वजह से फ्रेंड बनाया हो? मैंने तेवरी चढ़ाई और मेरा उसके लिए फेवरेबल इंप्रेशन फौरन कुछ पॉइंट्स गिर गया। अब ऐसा लगता है कि वो ऐसी नहीं है जो सच में बॉयफ्रेंड नहीं चाहती, बस कोई ऐसी है जो अपने दिल में बसे शख्स को नहीं छोड़ सकती अगर मैं इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाऊं तो। क्या मैं अपनी मर्जी से एक सब्स्टिट्यूट नहीं बन रहा हूंगा? मैंने आंट गू से इस बारे में जिक्र नहीं किया, आखिर उन्हें इस बारे में नहीं पता था। मैंने बस बात टालने के लिए स्माइल किया और इनविटेशन कार्ड ले लिया। जहां तक उस मीटिंग की बात थी जो मेरी आंट ने बताई थी, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। मुझे बस इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा मेरी खामोशी एक पोलाइट रिफ्यूजल थी, लेकिन आंट गूस की नजरों में ये एक टैसिट एग्रीमेंट बन गई। बिडिंग के दिन वो बिजली की तरह तेज थी और सीधा एक ड्राइवर को गू फैमिली विला के बाहर खड़ा कर दिया। हेलो मिस्टर जू, एक औरत जो चैनल ड्रेस में थी उसने मुझे बाहर आते देखा और तेजी से करीब आई, लेकिन मैं बस उसके सामने खड़ा रहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मैंने बेरुखी से कहा। वो दंग रह गई और अपनी आंखें नीचे कर ली ताकि उनमें मौजूद लोनलीनेस को छुपा सके। वो जवाब देने से पहले एक पल के लिए खामोश रही। मेरा सरनेम सॉन्ग रुवन रुवन है। जवाब मिलने के बाद मैंने उसके साथ स्टैंड ऑफ जारी नहीं रखा। जब उसने दोबारा कार में बैठने का इशारा किया, मैं फर्मा बरदारी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया जब तक कार का दरवाजा बंद नहीं हो गया। पता नहीं ये गुस्से की वजह से था या किसी और वजह से, मैंने खामोशी से उससे बात करना बंद कर दी। विंडो से बाहर का सीनरी देखते हुए मैंने खुद को लाशऊरी तौर पर 3 वर्ड्स सॉन्ग रुवन रुवन दोहराते हुए पाया। इस नाम का मुझ पर कोई खास इंप्रेशन नहीं था, बस ये अजीब तौर पर फेमिलियर लग रहा था। मैंने खामोशी से अपना सर घुमाकर उसे देखा और पाया कि वो बस ड्राइविंग पर फोकस कर रही थी। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूं। काफी हेजिटेशन के बाद आखिर में मैंने कुछ नहीं कहा। कार तेजी से बैंक्वेट हॉल के सामने रुक गई। सॉन्ग रुवन रुवन और मैं कार से बाहर निकले। मेरा इरादा सीधा अंदर जाने का था, लेकिन थोड़ा फासला आगे चलने के बाद वो अभी भी पीछे खड़ी थी। मैंने सर घुमाकर देखा तो पाया कि वो वहां डेज्ड एक्सप्रेशन के साथ खाली नजरों से खड़ी थी। क्या हुआ? मैंने हैरत से पूछा। उसने अपने होंठ भींच लिए और सीधा मुझे देखा। दूसरे लोग और उनके डेट्स सब एक दूसरे के आमे नाम अंदर जा रहे थे। पता नहीं क्यों, अगरचे सॉन्ग रुवन रुवन के चेहरे पर कोई रिपल नहीं थी, लेकिन मैं उसके चेहरे पर दुख का एक असर महसूस कर सकता था। मैंने हल्के से अपना गला साफ किया और थोड़ा
थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके पास गया ताकि मैं उसके साथ आर्म्स लिंक कर सकूं। साथ में हम बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़े। जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, मैं खुद को पूछने से न रोक सका, क्या हम पहले एक दूसरे को जानते थे? जिस लम्हे उसमें मेरा सवाल सुना, सॉन्ग रुवन रुवन की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट की एक झलक गुजरी। इसे सच में मेरे बारे में कुछ याद नहीं है। जैसे ही मैंने सोचा कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देगी, उसने एक गहरी सांस ली और खामोशी तोड़ दी। हम हाई स्कूल क्लासमेट्स थे, बस मैं हमेशा वो थी जो कोने में बैठी रहती थी। वो अकेली और खामोश थी, हमेशा क्लास में सबसे आसानी से ओवरलुक होने वाली शख्स। यहां तक कि उसके पेरेंट्स द सॉन्ग्स पूरा साल काम में बिजी रहते थे और तब उनके पास उसकी केयर करने का वक्त नहीं था। क्योंकि सॉन्ग रुवन रुवन हर दिन अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, वो बात करने आने वाले क्लासमेट्स को बेरुखी से रिएक्ट करती थी। इसलिए अगरचे वो किसी भी तरह प्लेन लुकिंग नहीं थी, ज्यादा लोगों को वो याद नहीं थी, बिल्कुल मेरी तरह जो अब उसके साथ था। वो मुझे काफी लंबे वक्त से पसंद करती थी, तब से जब मैंने पहली बार उससे बात की थी। उन दूसरों के बरक्स जो बस एक प्रिफंक्टा ग्रीटिंग देते थे और फिर कभी उससे कॉन्टैक्ट नहीं करते थे। और मैं उस वक्त उसकी खामोशी की वजह से उसे इग्नोर नहीं करता था। मसला जो भी हो, जो कुछ भी हो रहा हो, मैं संजीदगी से सब क्लासमेट्स के ओपिनियंस पूछता था, उसे समेत। मैं वो शख्स बन गया जो उसकी जिंदगी में आया, वो जो उससे सबसे ज्यादा बात करता था, वो उसकी जिंदगी की अकेली लाइट भी बन गया। लेकिन बाद में उसने बेशुमार बार अपनी शर्म और खामोशी से नफरत की, जिसने उसे सिर्फ इतनी हिम्मत दी कि ग्रेजुएशन में ईयरबुक में मौजूद अकेली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मुझे फ्रेंड बनाए। लेकिन उसने एक बार भी मुझसे कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि उस जैसा ऑर्डिनरी पर्सन मेरे लायक नहीं है। यहां तक कि बाद में उसने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के दौरान अब्रॉड पढ़ाई की। पहली बार जब उसने मेरे बारे में पूछने की हिम्मत की, तो उसे खबर मिली कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। उस वक्त उसने सोचा कि जब तक मैं खुश हूं, मैं उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक पासरबाय बनकर ठीक रहेगी। उसने करीबन हार मान ली थी, लेकिन फिर उसने खबर सुनी कि मेरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। इसलिए वो वापस आ गई। इस लम्हे तक सॉन्ग रुवन रुवन से ये एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले मुझे अपनी याददाश्त के किसी कोने में उससे जुड़ी टुकड़ों में बंटी यादें नहीं मिली थीं। मगर माजी की उस खामोश क्लासमेट के बारे में सोचना और फिर इस औरत को देखना जो अब पार्टी में हिस्सा ले रही है और इतनी नेचुरली कोऑपरेशन नेगोशिएट कर रही है, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। मैं जज्बाती होकर आह भरे बगैर ना रह सका। हमने एक दूसरे को कुछ सालों से नहीं देखा। तुम इतनी बदल गई हो, तुम और भी ब्यूटीफुल हो गई हो। मेरी आखिरी बात सुनकर वो अपने कानों के किनारों तक शर्मा गई। बैंक्वेट हॉल बहुत रौनक वाला था। बहुत से लोग बिडिंग में हिस्सा लेने आए थे। बैंक्वेट हॉल में हमारे दाखिल होने के थोड़ी देर बाद ही एक और मर्द और औरत अंदर आए। मैंने सिर्फ शोर सुना और रिफ्लेक्सिवली सर घुमाकर एंट्रेंस की तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी नजरें सीधा न्यू कमर्स से टकरा जाएंगी। गू शिंग ही हैरान होने की एक साथ आई आवाज ने बैंक्वेट हॉल में मौजूद दूसरे लोगों की तवज्जो खींची। सबकी नजरें हॉल के एंट्रेंस की तरफ मुड़ गईं। जहां तक मेरी बात है, जिसे जबरदस्ती तवज्जो मिल रही थी, मैंने तेवरी चढ़ाई। आखिरकार यी फैमिली और जियांग फैमिली HC की टॉप फैमिलीज हैं, तो फिर यी वान श्वांग और जियांग वू भी हु चैंग की पार्टी में आकर ऐसा सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? उनमें किसी बड़े खानदान जैसा एटिकेट और कंपोजर बिल्कुल नहीं है। उनके साथ उलझने के डर से मैंने अपने पीछे मौजूद उन दोनों पर कोई तवज्जो नहीं दी और उसके बजाय मुड़ते हुए सॉन्ग रुवन रुवन के हाथ में हाथ डाला और तेजी से हॉल के अंदर की तरफ बढ़ गया। यी वान श्वांग पहले तो हैरान थी कि मैं यहां क्यों दिखा। फिर उसने मुझे अपने बराबर वाली औरत के साथ हाथ में हाथ डाले सीधा आगे बढ़ते देखा। एक पल में गुस्से ने उसे पागल कर दिया और उसने अपने बराबर में खड़े जियांग वूबी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और तेजी से हमारे पीछे आई, जोर से सवाल करते हुए, गू शिंगी, ये कौन है? तुम इसके साथ क्यों हो? जब जियांग वू भी तेजी से पीछे आया तो उसने यी वान श्वान का जलन से भरा सवाल सुना। जियांग वू बी ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें हमारे जुड़े हुए हाथों के दरमियान घूम रही थीं। कुछ देर बाद उसका चेहरा मौकरी से भर गया। और क्या हो सकता है? तुमसे ब्रेकअप के बाद जरूर इसने किसी और का सहारा ले लिया होगा, वरना इसकी स्टेटस के साथ ये भला इस बिडिंग पार्टी में कैसे आ सकता है? वो पूरे यकीन से बोला, ये वान श्वांग के उतरे हुए चेहरे और आसपास के लोगों की अजीब नजरों से बिल्कुल बेखबर। गू फैमिली हु चैंग की सबसे अमीर फैमिली है। मैं सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूं। क्या मुझे किसी पार्टी में आने के लिए किसी और का सहारा लेने की जरूरत है? पता नहीं ये दो अजनबी कहां से आ गए। अगर सबसे अमीर आदमी के बेटे को भी बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए किसी और का सहारा चाहिए, तो फिर यहां और कौन क्वालिफाइड होगा? लेकिन क्योंकि एक अच्छा शो देखने को मिल रहा था, इसलिए भीड़ में किसी ने उन्हें याद दिलाने की जहमत नहीं की। मैंने अभी तेवरी चढ़ाई ही थी कि मेरे बराबर मौजूद सॉन्ग रुवन रुवन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने हाथ बढ़ाकर यी वान श्वांग की रिस्ट पकड़ ली। अगले ही सेकंड यी वान श्वांग को अपनी रिस्ट पर एक शदीद जोर महसूस हुआ।
शायद सॉन्ग रुअन रुअन के अचानक इस मूव की उम्मीद नहीं थी, वो कॉट ऑफ गार्ड हो गई और दर्द से तकरीबन चिल्ला उठी। ये देखते हुए कि वो अब भी मेरा हाथ छोड़ने से इनकार कर रही थी, सॉन्ग रुअन रुअन की इमोशनलेस आवाज गूंजी, लेट गो। उस ठंडी आवाज ने यी वान शुआंग को थरथरा दिया। उसने अपने सामने मौजूद आदमी की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन और भी खराब हो गए। इस लम्हे उसकी एम्बैरेसमेंट देखकर जियांग वूबी को थोड़ा दुख महसूस हुआ। उसने फौरन सॉन्ग रुअन रुअन की नाक की तरफ इशारा किया और उसे डांटा, क्या तुम जानती हो हम कौन हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा सुलूक करने की? यकीन करो या ना करो, मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारा गुजारा आसान ना हो। हालांकि यी वान शुआंग ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में मलिशियस चमक देखकर और इस बात से कि उसने एक बार भी जियांग वूबी की बकवास नहीं रोकी, मैं जान गया था कि उसके ख्यालात बिल्कुल जियांग वूबी जैसे ही थे। इस मौके पर मैं स्नियर करते हुए पहले सॉन्ग रुअन रुअन का हाथ थपथपाया और उसे छोड़ने का इशारा किया। अगरचे सॉन्ग रुअन रुअन थोड़ी रिलक्टेंट थी, मगर मुझे सर हिलाते देखकर उसने फर्माबरदारी से छोड़ दिया। हमारा रिएक्शन देखकर यी वान शुआंग के एक्सप्रेशन फाइनली थोड़े बेहतर हुए, यहां तक कि जियांग वूबी को लगा कि हम डर गए हैं और हार मान ली है। उसने एक दिखावटी लुक अपनाया और बोलने ही वाला था कि अगले ही सेकंड मैंने अपना पहना हुआ ब्रोच उतारा और बिना हेजिटेशन के उसके हाथ में चुभो दिया। यी वान शुआंग को अब भी यकीन था कि मैं सच में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आखिर मैं उससे इतनी मोहब्बत जो करता था, मैं उसे चोट पहुंचाना कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ये जरूर उसे डराने के लिए सिर्फ एक ड्रामा होगा, एक्जिंग ही, मुझे पता है। लेकिन उसने अभी बोलना शुरू ही किया था जब ब्रूच उसके हाथ की पुश्त पर जोर से चुभा, तो उस अचानक होने वाले तेज दर्द ने उसके हाथ की सारी ताकत खत्म कर दी और उसने मुझ पर अपनी पकड़ छोड़ दी। मैंने मौका पाकर पीछे कदम हटाया, जैंग वू के आते हुए पंच से बचा और फिर थप्पड़ की गूंज सुनाई दी, क्योंकि एक थप्पड़ सीधा उसके चेहरे पर, जैंग वू के चेहरे पर लगा। हाथ का एक साफ निशान फौरन उभर आया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे मारने की हिम्मत करूंगा। यू सिंह ही यू। उसके शदीद गुस्से के मुकाबले में मेरे एक्सप्रेशन बहुत पुरसुकून थे, जैसे मैंने अभी जैंग वू को थप्पड़ ना मारा हो, बल्कि सिर्फ उन्हें सलाम किया हो। मैंने सॉन्ग रुअन रुआन को एक टिश्यू दिया, फिर इत्मीनान से एक और लिया और अपनी कलाई साफ की। जिस तरह से मैंने उसे देखा, वो हिकारत भरा और कुछ हद तक मजाकिया भी था। क्या उसे कोई अहम शख्स होना चाहिए? मेरे लबों पर मौजूद मुस्कुराहट ने यी वान शुआंग की आंखें गुस्से से लाल कर दी, लेकिन उसका सारा गुस्सा मेरे अगले अल्फाज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ गया। दो बेवकूफ जो ये जाने बगैर ऑक्शन में आ गए कि उनका राइवल कौन है। बिडिंग राइवल यी वान शुआंग और जैंग वुए बी ने उन डॉक्यूमेंट्स को याद किया जो उन्हें मिले थे, अपने सामने खड़े शख्स को गौर से देखा और आखिरकार सॉन्ग रुएन रुआन का ताल्लुक उन डॉक्यूमेंट्स वाली लड़की से जोड़ लिया, सॉन्ग फैमिली की दूसरी बेटी, वो क्लैन जो सिर्फ अमीर तरीन गुई चेंग के बाद आता है। अगरचे यी और जैंग फैमिलीज हाई चिन में टॉप टियर हैं, वो गू और सॉन्ग फैमिलीज के सामने कुछ भी नहीं है। इस लम्हे शुरू में कहे गए दो अल्फाज लेट गो के अलावा सॉन्ग रुएन रुआन जो अब तक खामोश थी, आखिरकार फिर से बोली, ये पूछने के बजाय कि क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो, तुम्हें अपने बराबर वाले शख्स से पूछना चाहिए कि हम कौन हैं। उन दो अल्फाज ने फौरन यी वान शुआंग और जैंग वुए को हैरान कर दिया। तो उसका मतलब यह था कि सिर्फ वो नहीं, बल्कि मैं भी बिडिंग में हिस्सा लेने आया था। दूसरे बिडिंग पार्टिसिपेंट्स यकीनन मैं नहीं था, तो जो अकेला बचा था वो सिर्फ गू फैमिली का यंग मास्टर ही हो सकता था, हु चैंग के सबसे अमीर आदमी का अकेला बेटा। ये महसूस करते ही यी वान शुआंग और जैंग वू के चेहरे अचानक जर्द पड़ गए। इधर उधर देखा तो उनके गिर्द मौजूद हुजूम के चेहरों पर एक अच्छा तमाशा देखने के एक्सप्रेशंस थे। इस वक्त वो दोनों ये कैसे नहीं समझ सकते थे कि वो खुद वो क्लाउन्स हैं जिन्हें देखा जा रहा है। यी वान शुआंग का चेहरा पहले पीला और फिर लाल हो गया और अब उसका ऑक्शन में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं था। वो जिल्लत के साथ जल्दी से बैंक्वेट हॉल से निकल गई। उसे जाते देखकर जैंग वू ने मुझे नफरत भरी नजर से देखा और वो भी उसके पीछे भागा। मैंने उसकी नफरत भरी नजर देखी, लेकिन मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आखिर ये पहली बार नहीं था कि जैंग वुए बाई ने मुझसे नफरत की हो। जैंग वुए बाई का अकेला सहारा जैंग फैमिली और यी वान शुआंग के साथ वो दिखावे का मैरिज अलायंस है। यी वान शुआंग जैंग वुए बाई के साथ अलायंस मैरिज के लिए उस वक्त राजी हो सकती थी जब वो अभी भी मुझसे मोहब्बत करती थी। तो जब वो फवायद जो जैंग वुए बाई उसे पहुंचा सकता था कम हो जाएंगे, तो वो कुदरती तौर पर किसी और के लिए जैंग वुए बाई को छोड़ देगी। जहां तक जैंग फैमिली का सवाल है, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है जब तक जैंग फैमिली को यह पता चल जाए कि जिस शख्स की जैंग वुए ने तौहीन की है वो गू फैमिली है। उसे छोड़ने वाले सबसे पहले जैंग फैमिली ही होगी। लेकिन फिलहाल मेरे लिए सबसे अहम चीज ही ऑक्शन है। जैसे ही ये ड्रामा खत्म हुआ, ऑर्गेनाइजर आखिरकार सामने आया।
उसने उन दोनों पर एक नजर डाली जो पहले ही गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। कुछ नहीं कहा और बस खामोशी से अपने जहन में उनके नाम काट दिए। बिडिंग का अमल संजीदा और ड्रामाई था, लेकिन आखिर में मैंने फिर भी प्रोजेक्ट जीत लिया। वापसी के रास्ते पर अब भी सॉन्ग रुइन रुवाइन ही थी जो मुझे घर छोड़ने जा रही थी। गाड़ी सीधी चलती रही। इस बार खामोशी तोड़ने वाली सॉन्ग रुइन रुवाइन थी। क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? उसने अचानक पूछा और मैं एक लम्हे के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि मुझे समझ आता कि वो किसके बारे में बात कर रही है। मैं फौरन खामोश हो गया। तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची? मुझे लगा कि तुम ब्लाइंड डेट के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि तुम्हें पता था कि वो वहां होगी, इसलिए तुम मुझे उसे उकसाने के लिए अपने साथ लाए। आखिरकार जब हम पहली बार मिले थे तो मेरा रवैया बिल्कुल दोस्ताना नहीं था, अगरचे बाद में यी वान श्वांग के लिए मेरा रवैया भी दोस्ताना नहीं था। वो अभी भी ये सोचे बगैर नहीं रह सकी कि कहीं मैं उसे भूल तो नहीं गया, और जब हम पहली बार मिले तो थोड़ा रेजिस्टेंट क्यों था, तो फिर मैं ब्लाइंड डेट के लिए राजी क्यों हुआ। ये मेरी आंट का सजेशन था, मैं बस देखने चला गया। लेकिन मेरी ये आदत नहीं कि एक इंसान के लिए तड़पूं और दूसरे के करीब हो जाऊं। पार्टनर के लिए मेरी रिक्वायरमेंट लॉयल्टी है, इसलिए मैं खुद को भी इसी स्टैंडर्ड पर रखता हूं। शायद पार्टी में जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम करीब आ गए। मैंने अब बहुत पेशेंस से उसके सवाल का जवाब दिया। हम दोनों ने स्मॉल टॉक की और कार जल्द ही गू फैमिली मैंशन के सामने रुक गई। मैंने उसे गुड बाय कहते हुए हाथ हिलाया, फिर मुड़ा और मैंशन के अंदर चल दिया। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, मेरे कदम अचानक रुक गए। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि उसकी कार अभी भी उसी जगह खड़ी थी और स्टार्ट होने का कोई साइन नहीं दिखा रही थी। मैं वापस उसकी तरफ गया और कार विंडो ठीक वक्त पर नीचे हुई। उसने अपनी पलकें झपकाई और मेरी तरफ थोड़ी डेज्ड और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। मिस्टर गू, क्या कुछ और बात है? हम क्लासमेट्स हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अब से तुम मुझे बस एक्जिंग ही बुला सकती हो। उसके बात करने के अंदाज में हेजिटेशन महसूस करते हुए मैं मुस्कुराया। लेकिन मैं ब्लाइंड डेट के लिए सिर्फ अपनी आंट की वजह से राजी हुआ था। मेरा असल में किसी नए रिलेशनशिप को शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। तो अभी के लिए हम बस एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं। ये कहने के बाद मैंने उसे फिर से हाथ हिलाया और सच में एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ग्रीट किया। ड्राइव होम सेफली। मैंशन गेट के पीछे मेरा साया आहिस्ता आहिस्ता गायब होते देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सॉन्ग रुआन रुआन ने इतने सालों तक इंतजार किया है, उसे यकीनन थोड़ा और इंतजार करने में कोई मसला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अभी के लिए हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेंजर्स से फ्रेंड्स बनकर वो उस रात बहुत कंटेंट थी। हाई चेंग में उन दो लोगों के बरक्स जो सारी रात करवटें बदलते रहे, सॉन्ग रुआन रुआन और मैं दोनों बहुत सुकून से सोए। अगली सुबह तक मेरी आंख नहीं खुली जब तक मेरे फोन की कंटिन्यूस रिंगिंग ने मुझे जगा नहीं दिया। मैंने ग्रॉगी आंखें खोली तो देखा कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट लोगों की फ्लडिंग से क्रैश हो चुका था। नोटिफिकेशन की आवाजें आती जा रही थीं और एक सरसरी नजर डालने पर पता चला कि वो सब मलीशियस इंसल्ट्स थीं। तभी हाई चेंग के एक नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाई और पता चला कि वो एक फ्रेंड था जिसे मैं हाई चेंग में कई सालों से जानता था। एक्जिंग, क्या तुमने ऑनलाइन टॉक देखी है? ये नेटिजन्स इतने फिकल हैं कि जो भी कोई कहे उस पर यकीन कर लेते हैं। वो तो यहां तक र्यूमर्स फैला रहे हैं कि रिचेस्ट मैन का बेटा किसी और का थर्ड व्हील है। तुम्हें जल्द ही इसे क्लैरिफाई करना चाहिए ताकि जिन लोगों ने तुम्हें स्लैंडर किया है उन्हें उनकी डिजर्व की हुई पनिशमेंट मिल सके। जैंग जुन ने सांस लेने तक का वक्त नहीं लिया और अल्फाज की बौछार कर दी। उसकी रैपिड ब्रीदिंग साफ बता रही थी कि वो कितना गुस्से में था। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर मुझे आखिरकार सारी स्टोरी समझ आ गई। पता चला कि कल जैंग वुबाई के हाई चेंग वापस लौटने के बाद भी वो गुस्सा नहीं भूल पाया था और इस बात का फायदा उठाते हुए कि उसकी युवान श्वांग से एंगेजमेंट हो चुकी थी, उसने सच को ट्विस्ट किया और क्लेम किया कि मैंने उसके और युवान श्वांग की रिलेशनशिप में इंटरफियर किया था। उसने यहां तक कि एविडेंस रिलीज किए कि उनकी एंगेजमेंट के बाद भी युवान श्वांग मेरे साथ रह रही थी। पहले तो नेटिजन्स को यकीन नहीं आया कि रिचेस्ट मैन का बेटा किसी और के रिलेशनशिप में इंटरफियर करेगा, लेकिन जैंग वू ने एविडेंस रिलीज किए और यहां तक कि युवान श्वांग के क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप ने भी टेस्टिफाई किया कि मैं ही था जिसने इंटरफियर किया था। इसलिए जिन नेटिजन्स को रात के बीच में इस बिग गॉसिप का पता चला, उन्होंने इसे सच मान लिया। वो सीधा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर गए और फ्रैंटिक अटैक शुरू कर दिया। तुम्हारा खानदान इतना रिच है, क्या तुम्हें किसी ने मॉरल्स नहीं सिखाए कि दूसरों की फैमिलीज में इंटरफेयर नहीं करते, और तुम रिचेस्ट मैन के बेटे हो? ऐसा कुछ करना वाकई मॉरली करप्ट और शेमलेस है। इन इंसल्ट्स के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी थे जो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स कर रहे थे। उन्होंने मेरा अकाउंट ढूंढा और फिल्दी लैंग्वेज इस्तेमाल की। अल्फाज बहुत क्रूड और वल्गर थे, सच में अनबेरेबल थे। बेशक कुछ रैशनल नेटिजन्स भी थे जिनका कहना था कि पहले मेरे रिस्पॉन्स का इंतजार करना चाहिए। कम से कम आप सिर्फ एक साइड की स्टोरी पर यकीन नहीं कर सकते। बस मसला यह था कि उन कमेंट्स के नीचे भी ज्यादातर रिप्लाईज वैसे ही इंसल्ट्स थीं।
मैं हैंडल कर लूंगा। क्या तुम भूल गए कि मैं रिचेस्ट मैन का अकेला बेटा हूं? कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। उसने झूठी बातें बनाने की हिम्मत की है तो उसे फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा कॉन्फिडेंट टोन सुनकर जियांग जुन ने आखिरकार सुकून का सांस लिया। उसने कॉल काटने से पहले मुझे थोड़ा और तसल्ली दी। कॉल काटने के बाद मैं वापस ऑनलाइन गया देखने के लिए कि सिचुएशन कहां तक डेवलप हुई है। जब मैंने वो बदनीयत रुसवाइयां देखी तो ये कहना झूठ होगा कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। बस बात ये थी कि मुझे सही से समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे नीचा दिखाया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा गरीब फैमिली बैकग्राउंड यी वान शुआंग के लायक नहीं था। अब जब नेटिजन्स को भी मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है कि मैं सबसे अमीर आदमी का बेटा हूं, तो उनकी ये हिम्मत कैसे हुई कि वो जियांग वू के साथ मिलकर मुझ पर तोहमत लगाएं। मेरे चेहरे पर सर्दी थी जब मैं ऑनलाइन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स ले रहा था। तभी फोन दोबारा बजा। वो एक अननोन नंबर था। थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद मैंने फोन उठा लिया। जिंग हे, क्या तुम अब ठीक हो? ऑनलाइन बातों पर ध्यान मत देना। मुझे मालूम है तुमने वो सब नहीं किया और इस वजह से गुस्सा मत होना। मेरा यकीन है कि फादर और मदर गू ने पहले ही इसे हैंडल कर लिया है। अगर तुम्हें किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए तो बस मुझसे पूछ लेना। सॉन्ग रुआन रुआन की आवाज में नरमी और फिक्र सुनकर मैंने अपने दिल में दबी हुई फ्रस्ट्रेशन को खत्म होते महसूस किया। मैं हल्का सा हंस पड़ा और फिर कहा, ठीक है, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। ये सिर्फ एक अफवाह है, मैं इसे खुद हैंडल कर सकता हूं। ये देख करके मैं अब भी अच्छे मूड में था। सॉन्ग रुआन रुआन का परेशान दिल आखिरकार सुकून में आ गया। वो फोन रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो मजीद क्या कह सकती है। लाइन के दोनों तरफ एक लंबी खामोशी छा गई। फोन स्क्रीन के जरिए उस तवील खामोशी में ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे की हल्की सांसें भी सुन सकते हैं। आखिर में मैंने ही इस खामोशी को तोड़ने की पहल की। सॉन्ग रुआन रुआन, शुक्रिया। हालांकि मुझे उन बेबुनियाद अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया। मैंने खामोशी से आखिरी जुमला अपने दिल में कहा और फिर जल्दी से फोन रख दिया। दूसरी तरफ सॉन्ग रुआन रुआन ने डिस्कनेक्ट हुआ फोन पकड़ा हुआ था, बस ये महसूस करते हुए कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। काश के वक्त हमेशा के लिए उसी लम्हे पर रुक जाता। बिल्कुल इसी तरह लाइन के दोनों सिरों पर दो लोग एक पुरसुकून दुनिया में खामोशी से एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। उसके लिए इतना ही काफी था। जब फादर और मदर गू ने पहली बार सुना कि मुझे साइबर बुली किया जा रहा है तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो जोर जोर से कोसने लगे। वो तकरीबन खुद यी वान शुआंग और जियांग वू और उनके बदमाश दोस्तों के गैंग को ढूंढने निकल गए थे लड़ाई शुरू करने के लिए। एक हरामी और एक, उन्हें वाकई अपनी लिमिट्स का नहीं पता। मेरे बेटे पर तोहमत लगाने की हिम्मत, सच में एक नया पैदा हुआ बछड़ा शेर से नहीं डरता। हमारी गू फैमिली को उकसाने की हिम्मत। मदर गू ने फादर गू की बातें सुनकर सीधा अपनी आंखें घुमाई। कैसा नया पैदा हुआ बछड़ा? मेरी नजर में वो बस एक जोड़ा है। मुझे फादर और मदर गू का गुस्सा ठंडा करने में बहुत मुश्किल हुई। उन्हें ऐसे देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। ठीक है मॉम, डैड, फिक्र ना करें, मैं उन्हें बिना वजह खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। उन्होंने बातें बनाने की हिम्मत की है तो उन्हें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जियांग फैमिली रेजिडेंस। हाय छेंगेंग। यी वान शुआंग का चेहरा उदास था जब उसने बुरी तरह रोते हुए जियांग वू को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत बची थी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेहतर होगा तुम अपनी इन छोटी चालाकियों से बाज आ जाओ? मैंने पहले सोचा था कि तुम अभी भी कुछ काम के हो और तुम्हें अपने पास रखने का प्लान किया था। तुम वाकई बहुत निगर हो। ली यू चान और दूसरों से सीधा राब्ता करना जिंग हे पर तोहमत लगाने के लिए। लगता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा ही नरम रही हूं। उसने उसका चिन दबाया और उसे ऊपर देखने पर मजबूर किया। वो अपना सर हिलाता रहा लेकिन उसे उस पर तरस नहीं आया। यी वान शुआंग, वो साफ तौर पर सबसे अमीर आदमी का बेटा है, फिर भी उसने 5 साल तक तुमसे ये छुपाया, ये दावा करते हुए कि उसकी फैमिली गरीब थी। अब हमने उसे नाराज कर दिया है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि उसके दिल में अब भी तुम्हारे लिए जज्बात हैं? इससे पहले कि वो बाद में बदला ले, क्यों ना हम मिलकर गू फैमिली को पूरी तरह नीचा दिखा दें? उसकी बातें सुनकर यी वान शुआंग के हाथ की पकड़ आखिरकार थोड़ी ढीली हुई। सही बात है, वो साफ तौर पर सबसे अमीर आदमी का बेटा है, फिर भी उसने 5 साल तक उससे ये छुपाया। अगर उसे पहले पता होता कि वो सबसे अमीर आदमी का बेटा है तो उसे किसी और के साथ मैरिज अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने उसकी बनाई हुई झूठी आइडेंटिटी को कभी कमतर नहीं समझा था और यहां तक कि उसे अपने साथ रखने के लिए भी तैयार थी। लेकिन उसका क्या? उसने इस मौके का फायदा उठाया उसे पूरी तरह छोड़ने के लिए, और यहां तक कि उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो वो क्यों उसके नोबल स्टेटस की हिफाजत करे? बस उसे भी अपने साथ गिरने दे और फिर इंतजार करे जब तक उसके पास कोई रास्ता न बचे। क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर वो वापस आए और उस पर रिलाई करना पड़े? आखिरकार जब वो गया था उसने उन दोनों से जुड़ी हर चीज फेंक दी या जला दी थी। सब जला दिया था।
जब तक वो मजबूती से पकड़े रखेंगे और छोड़ेंगे नहीं, क्या उस पर थर्ड व्हील का ठप्पा नहीं लग जाएगा? ये वान श्वांग ने जियांग वू के चिन से अपनी पकड़ छोड़ दी, और जब उसने उसे देखा तो आखिरकार उसकी आंखों में थोड़ी सी इत्मीनान की झलक थी। फिर तुम्हें मजीद मेहनत करनी होगी, तुम्हें उसे उसके अमीर तरीन के पोजीशन से पूरी तरह नीचे खींच लेना होगा। बोलने के बाद वो मजीद नहीं रुकी, बल्कि मुड़ी और जियांग वू का मैंशन छोड़कर चली गई। कार इंजन की गरज दूर होती गई और जियांग वू की आंखों में नफरत गहरी हो गई। जो उसने किया वो कोई जज्बाती काम नहीं था। इस बार हुआ सांग से वापस आने के बाद से, ये जानते हुए कि उसने बिड खराब कर दी थी और सबसे अमीर आदमी के बेटे को भी नाराज कर दिया था, जियांग फैमिली ने फैसलाकुन तरीके से जियांग वू को छोड़ दिया। वो असल में यी वान श्वांग के साथ शादी पर रिलाई करना चाहता था ताकि जियांग फैमिली में अपनी पोजीशन महफूज कर सके। लेकिन जैसे ही उसने इसका जिक्र किया, फादर और मदर जियांग ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तुम अभी भी यी वान श्वांग से शादी का जिक्र करने की हिम्मत करते हो? वो आज ही वापस आई थी हमसे मिलने और एंगेजमेंट खत्म करने के लिए। तुम एक औरत को भी संभाल नहीं सकते। तुम खुद ही बताओ, आखिर तुम्हारा काम क्या है? तभी जांग वूबी को एहसास हुआ कि उसे सबने अबैंडन कर दिया है। मगर क्यों गुग? तुम्हारी वजह से मुझे जियांग फैमिली ने अबैंडन कर दिया और युआन शुआंग ने मुझसे नफरत की। किस बुनियाद पर तुम अब भी अपनी ऊंची कुर्सी से मुझे हकीर समझते हो? उसने अपनी सारी रिजेंटमेंट मुझ पर निकाल दी। लियू चियन चियन और युआन शुआंग को साथ घसीटते हुए, एक गैम्बल खेलते हुए, एक आखिरी स्ट्रगल की उम्मीद में। वो सब नाइवली ये समझते थे कि जब तक वो मेरा और युआन शुआंग का पास्ट मिटा देंगे, तो अगर मैंने हमारी मोहब्बत के 5 साल के एविडेंस पेश भी किए तो वो पब्लिक ओपिनियन को गुमराह करने के लिए उससे भी पुराने एविडेंस फॉर्ज कर सकते थे। जब तक मैंने सीधा 2 सर्वेलेंस वीडियो क्लिप्स और वो चैट हिस्ट्री रिलीज नहीं कर दी जो जांग वुबाई ने उस वक्त मुझे प्रवोक करने के लिए भेजी थी। वीडियो 1 महीना पुरानी कॉन्वर्सेशन थी जब उन्होंने मेरे सामने ही किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात की थी। अगरचे कैमरा में लोगों की आवाजें थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी, मगर उनकी बातों का मतलब फिर भी बिल्कुल क्लियरली कन्वे हो रहा था। युआन शुआंग ने मेरी पीठ पीछे किसी और से एंगेजमेंट कर ली थी और यहां तक कि लव के नाम पर मुझे अपने पास एक लवर के तौर पर रखने का प्लान बनाया था। रेस्टरूम के बाहर जांग वुबाई का मुझसे कन्फ्रंट करने का एक और सर्विलेंस वीडियो था। वीडियो में तुम क्लियरली सुन सकते हो जब मैंने कहा कि मैं और युआन शुआंग 5 साल से डेटिंग कर रहे थे। तो अगर हम बात करें कि थर्ड व्हील कौन था, तो वो जांग वुबाई ही था। वो हेल्पलेसली गुस्सा होने के अलावा इस बात को रिफ्यूट नहीं कर सका। अगर मैं वाकई थर्ड व्हील होता तो जांग वुबाई की पर्सनैलिटी जैसी है, वो उसे उसी वक्त रिफ्यूट कर देता। प्लस जो बातें उसने बाद में आकर कहीं ऑफिशियल बॉयफ्रेंड के सामने शो ऑफ करते हुए, तुम उसे कैसे भी देखो वो ऐसी बात नहीं लगती जो रॉन्ग्ड पार्टी कहेगी। इसके बजाय ये उस लॉजिक की तरह है कि जिससे लव नहीं किया जाता वही थर्ड व्हील होता है। रियलिटी में वो खुद जानता था कि वही इंट्रूड करने वाला था, इसीलिए उसने ऐसी बातें कहीं। टेबल्स फौरन पलट गईं। नेटिजन्स ने पहले जितना बुरा मुझे कर्स किया था, अब बैकलैश भी उतना ही स्ट्रांग था। युआन शुआंग और जांग वुबाई को भी उतनी ही बुरी तरह कर्स किया जा रहा था। जब सेल्फ प्रोक्लेम्ड जस्टिस के मुहाफिज युआन शुआंग और जांग वुबाई के वेबो पर टूट पड़े उन्हें वाइल्डली कर्स करने के लिए, मैंने सीधा उन नेटिजन्स पर लॉ सूट फाइल कर दिया जिन्होंने मुझे कमेंट्स में मुझे कर्स किया था और बहुत से लाइक्स लिए थे। उनके साथ उन पर भी जिन्होंने मुझे स्लैंडर करने का मौका ढूंढा था, और साथ ही जांग वुबाई और युआन शुआंग के फ्रेंड्स ग्रुप पर भी। उन सब को सू कर दिया गया। मैंने खुद फॉलो अप नहीं किया कि आगे क्या हुआ, मगर शिंगजी के लीगल डिपार्टमेंट को इसे हैंडल करने की फुल अथॉरिटी दे दी। जब मैंने दोबारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन किया तो कमेंट सेक्शन आखिरकार काफी क्लीन था। ओकेजनली जो चंद क्लाउन सामने आते उन्हें फौरन म्यूट कर दिया जाता। म्यूट पीरियड खत्म होने का इंतजार करने के बाद जैसे ही वो अपनी वाइल्ड टॉक जारी रखने वाले होते, उन्हें अपने इनबॉक्स में कोर्ट समन्स मिल जाता। इस बार वो आखिरकार पूरी तरह बिहेव करने लगे। जहां तक वेल इंटेंशन्ड और कंफर्टिंग कमेंट्स की बात थी, मैंने एक अलग वेबो पोस्ट डाला। आसमान का जाल वसी है, अगरचे इसका मैश बड़ा है, कुछ भी इससे बच नहीं सकता। सिर्फ गिल्टी कॉन्शियंस वाले ही र्यूमर से डरते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं सिर्फ अपने लेजिटिमेट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ का इस्तेमाल करता हूं। जांग वुबाई को पूरी तरह अबैंडन कर दिया गया था। मैंने बाद में होने वाले वाकयात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे यकीन है कि शिंगजी के लीगल डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटीज के साथ वो उन्हें जरूर मुनासिब प्राइस पे करने पर मजबूर कर देंगे। बस जब मैंने सुना कि जिस दिन जांग वुबाई को कोर्ट ले जाया गया उसे डिफेंड करने के लिए एक भी लॉयर नहीं मिला, तो मुझे थोड़ा इमोशनल फील हुआ। एक्चुअली अगर जांग वुबाई मेरे सामने डेथ सीक ना करता तो वो युआन शुआंग के साथ एक सुपरफिशियल पीस बरकरार रख सकता था, एक टिपिकल वेल्दी कपल की तरह जो अरेंज्ड मैरिज में होते हैं। मगर उसे नहीं पता था कि कब रुकना है। जब मैं अभी युआन शुआंग के साथ था, वो मुझे ड्राइव अवे करना चाहता था। मैं पहले ही जा चुका था। फिर भी उसने अपनी सारी ग्रीवेंसेस मेरे सर थोप दी, मुझे अपने पैरों तले स्टॉम्प करने पर जिद की, और आखिर में उसे ये आउटकम मिला
जिसमें युआन शुआंग के फ्रेंड्स ग्रुप भी शामिल था, जिसकी लीड लियू चियन चियन कर रही थी, जो हमेशा पावरफुल की चापलूसी करते और वीक को ट्रैम्पलिंग करते थे, ये मानते हुए कि बैकग्राउंड ही सब कुछ डिटरमिन करता है। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ रिकंसिलिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने जांग वुबाई के साथ कुल्यूडिंग का रास्ता अपनाया और आखिर में सबको एक साथ सू कर दिया गया। क्या ये वाकई जरूरी था? इसके कॉन्ट्रास्ट में इस फार्स का सेंट्रल कैरेक्टर युआन शुआंग, क्योंकि उसने कभी कोई स्टेटमेंट पोस्ट नहीं किया था और सिर्फ साइलेंट रही थी, एक्चुअली वो खुद को इस मामले से डिस्टेंस करने में कामयाब रही। जिस दिन ये मामला सेटल डाउन हुआ, लीगल डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव मुझसे मिलने आया ताकि मुझे रिजल्ट्स रिपोर्ट कर सके। क्योंकि सर्कमस्टांसेस सीरियस थे, वो ग्रुप अब भी कोर्ट में शाउट कर रहा था कि वो रॉन्ग नहीं है। अपनी फॉल्ट एडमिट करने का उनका एटीट्यूड टेरेबल था। प्लस मैंने रिकंसाइल करने से मना कर दिया। एंड में उन सबको 2 साल प्रिजन की सजा सुना दी गई। बाद में नेटिजन सब मजाक उड़ाने लगे कि अमीर बच्चों के एक ग्रुप को रोते हुए जेल जाते देखना सच में एक रेयर साइट थी, शायद ऐसी जो आप जिंदगी में सिर्फ एक बार ही देखते हैं। उनका फाइनल वर्डिक्ट जानने के बाद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बाद में क्या हुआ। बस मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युआन शुआंग मुझे फिर से ढूंढते हुए आएगी। उस वक्त मैं सोंग रुआन रुआन के साथ डिस्कस कर रहा था कि काम के बाद कहाँ खाना खाना है, जब रिसेप्शनिस्ट का इंटरनल फोन बजा। प्रेसिडेंट गू एक मिसी आपसे मिलना चाहती हैं। जब मैंने ये सुना, मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मैंने अपने बराबर में बैठी सोंग रुआन रुआन को देखा, जिसने सिर्फ 1 महीने में वाई ग्रुप को इतना सप्रेस कर दिया था कि वो अपनी पुरानी पहचान का सिर्फ एक साया रह गया था। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर भी मान गया। मैं काफी क्यूरियस भी था। ऐसी सिचुएशन में जहां दोनों तरफ से दिखावा पूरी तरह खत्म हो चुका था, वो मुझसे क्या चाहती होगी। मैंने सोचा युआन शुआंग आजकल ठीक नहीं होगी, लेकिन जिस पल मैंने उसे असलियत में देखा, मैं फिर से एक पल के लिए दंग रह गया। सिर्फ कुछ महीनों से उसे न देखने के बाद मैं तकरीबन पहचान ही नहीं पाया कि मेरे डेस्क के सामने खड़ी वो बोन थिन औरत, जो हैगर्ड चेहरे के साथ कम से कम 10 साल बड़ी लग रही थी, वही ब्यूटीफुल और चार्मिंग युआन शुआंग थी जो कुछ वक्त पहले तक थी। लेकिन मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए सरप्राइज्ड हुआ और जल्दी ही वापस अपने उस पुराने रूखेपन पर आ गया जो लोगों को खुद से 1000 मील दूर रखता है। जहां तक युआन शुआंग की बात है, उसने मेरे साथ बैठी सोंग रुआन रुआन को देखा। शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी यहां होगी। उसकी सांसें अनजाने में एक पल के लिए क्योटिक हो गई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब मेरे सामने बोलने का उसे कोई हक नहीं है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, मेरी थोड़ी सी हमदर्दी की भीख मांगते हुए। शिंघे, मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें सच में डिसीव नहीं किया। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। प्लीज हमारे पुराने फीलिंग्स की खातिर वाई ग्रुप को बख्श दो। उसका पोस्चर बहुत हम्बल था, उस एरोगेंस से बिल्कुल अलग जो हमारी डेटिंग के वक्त वो सप्रेस करने की कोशिश करती थी, मगर फिर भी हर एस्पेक्ट में नजर आ जाता था। लेकिन मैंने अपने हाथ फैलाए, सर हिलाया और फिर अपने बराबर में सोंग रुआन रुआन की तरफ इशारा किया। वाई ग्रुप को सप्रेस करने वाली मैं नहीं हूं, तुम उससे क्यों नहीं भीख मांगती? मैं हंसा। मेरे चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। इसके अलावा युआन शुआंग, हमारी पुरानी फीलिंग्स, क्या वो तुमने बहुत पहले ही पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं कर दी थी जब तुमने मेरी पीठ पीछे किसी और से एंगेजमेंट कर ली और मुझे सिर्फ एक साइड लवर की तरह रखने का प्लान बनाया? जब तुमने अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ताकि खुलकर मेरा मजाक उड़ा सको और मुझे बी लिटिल कर सको बिना उन्हें रोकने का सोचे? जब जियांग वू बाय और तुम्हारे दोस्तों ने मेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई, तुमने इतने सुकून से बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अब तुम मेरे पास भागी चली आई हो पुरानी फीलिंग्स की बात करने। तो उस वक्त तुम्हें क्यों याद नहीं आया कि हमारे बीच फीलिंग्स थीं? जैसे ही ये बात कही गई, युआन शुआंग का चेहरा फौरन पीले पड़ गया। इस लम्हे उसे अपने गले में एक कड़वाहट महसूस हुई, जिससे कुछ निगलना भी मुश्किल हो गया। शिंघे, मैं जानती हूं मैं गलत थी, आई एम सॉरी, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वाई ग्रुप सच में मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने अब भी नॉन चैलेंटली कंधे उचकाए। अगर वाई ग्रुप बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उससे मेरा क्या लेना देना? युआन शुआंग, उन सब ने अपने किए की कीमत चुकाई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी एक मामूली सी अपॉलॉजी तुम्हें इस सब से साफ बचा लेगी? लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वो सब कभी नहीं किया। उसका चेहरा एंग्जाइटी से भरा हुआ था। वो खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैंने वो झूठी मुस्कुराहट बरकरार रखने की तकलीफ भी नहीं की। तुमने नहीं किया, तुम बस खड़ी रही और खामोशी से देखती रही। युआन शुआंग, तुम जैसा बायस्टैंडर्ड सबसे डिटेस्टेबल होता है। मेरे सामने खड़ी औरत को देखते हुए मेरी आंखों की डिस्गस्ट साफ नजर आ रही थी। युआन शुआंग, सिर्फ इसलिए कि तुम खामोश तमाशाई बनी रही, तुम्हारे दोस्तों ने मुझसे इतनी मैलिशियसली बात की।
सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी टैसिट अप्रूवल थी, तुमने जियांग वू बाय को बार बार मुझे चोट पहुंचाने का मौका दिया। अब तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम कहती हो तुमने नहीं किया, मैं भी कहूंगा कि मैं वाई ग्रुप को सप्रेस नहीं कर रहा। वाई ग्रुप का मामला, मैं मदद नहीं कर सकता। बात खत्म करके मैंने अपनी आवाज ऊंची की, हमारी गेस्ट को बाहर छोड़ाओ। जवाब में ऑफिस का दरवाजा खुला। उनके चेहरे पर एक मुनासिब मुस्कुराहट थी। इस तरफ प्लीज प्रेसिडेंट। ये वो अब भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने पहले ही सॉन्ग रुआन का हाथ पकड़ा और उसके बराबर से सीधा दरवाजे से बाहर निकल गया। आखिरकार मैं प्रेसिडेंट हूं, किसी को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं कभी कभी थोड़ी देर के लिए काम स्किप कर दूं। जहां तक ऑफिस में मौजूद शख्स की बात है, कोई उसे बाहर देख रहा होगा तो कोई मसला नहीं होगा। तो हमें क्या खाना चाहिए? वेस्टर्न फूड या घर का बना खाना? मैंने काफी वक्त से नहीं खाया, मुझे थोड़ी घर के बने खाने की क्रेविंग हो रही है, तो घर का बना खाना ही सही फिर। ये तुम्हारी बात मानेगा? सॉन्ग रुआन की आंखें सिमट गईं, जो उसके उस शर्मीले और इंट्रोवर्टेड अंदाज से बिल्कुल अलग थीं जब हम पहली बार मिले थे। उसने अपना सर मोड़ा और मुझ पर एक आईब्रो उठाई। तुम मेरी इतनी बात क्यों मानते हो? मैं अचानक चलते हुए रुक गया। जब मैंने उसे देखा तो उसकी निहायत सोलम नजर ने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। जैसे ही मैं टॉपिक बदलने और आगे बढ़ने वाला था, पीछे से उसकी आवाज आई, क्योंकि शिंगही, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। उसका कन्फेशन थोड़ा अचानक था, मगर फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था। मैं वहीं रुक गया। जब मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं एक आह भरे बिना ना रह सका। लेकिन मैं जानती हूं कि तुमने कहा है कि तुम अभी कोई नया रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो जब तुम किसी को एक्सेप्ट करना चाहो तो क्या मैं पहली हो सकती हूं? उसकी आंखें मिल्की वे की तरह चमक रही थी। मैंने उसकी आंखों की चमकती रोशनी को देखा और ना कहने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने अपने होठ भींच लिए और एक हल्की सी स्माइल दी। क्योंकि तुम इतनी सिंसियर हो तो मैं रिलेक्टेंटली मान जाता हूं। उसने भी स्माइल के साथ जवाब दिया। मेरे अल्फाज में रिलेक्टेंटली लफ्ज को इग्नोर करते हुए और अपने दिल की सुनते हुए मुझे गले लगा लिया। सॉन्ग रुआन ने काफी अकेलेपन वाले विंटर्स और समर्स का इंतजार किया था। उसे पक्का यकीन था कि अगले सीजन्स के साइकिल में अकेलापन अब उसका साथ नहीं देगा।